नमस्कार दोस्तों, आदर्श टेक्निकल क्लासेस दौसा में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज एक और क्लास पर चर्चा करेंगे और क्लास होगी अपनी वाइंडिंग यानी कि वेस्टर। ये क्लास अगर देख रहे हो तो अपनी जो क्लास है मैराथन क्लास जो कि रामबाण क्लास थी, उसके अंदर पूरी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी को एक ही क्लास के अंदर अपन ने कवर किया है और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो उसको आप 4 से 5 बार देखिएगा, आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगी। और आज इस चैप्टर पर चर्चा करते हैं, तो देखिएगा वाइंडिंग। अब वाइंडिंग कहते किसे हैं दोस्तों? एक शब्द होता है वायरिंग और एक होता है वाइंडिंग, दोनों ही मिलते जुलते हैं और अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। वायरिंग हमेशा मकानों में जो विद्युत सप्लाई के लिए की जाती है, वो मकानों में जो स्थापित करते हैं वो होती है वायरिंग। और जो हमारी मशीन होती है, मोटर है, जनरेटर है, उनके खांचों में जो तांबे के तार डाले जाते हैं उसे कहते हैं अपन वाइंडिंग। तो यहाँ पे एक एक पॉइंट को अपन देखते हैं। तो साफ है कि वैद्युतिक मशीनों के खांचों में स्थित तार क्या कहलाती है? वाइंडिंग। जबकि घरों में जो पाइपों के अंदर या बिना पाइपों के अपन स्थापित करते हैं तो बोलो वो क्या कहलाएगी? वायरिंग कहलाती है। तो वायरिंग और वाइंडिंग दोनों अलग अलग है, लेकिन कंफ्यूज होकर अपन कई बार समझ नहीं पाते हैं। तो मकानों में स्थापित करते हैं वो वायरिंग होती है, जबकि मशीनों के खांचों में स्थापित करते हैं तार तांबे के, वो आपके क्या कहलाएगी? वाइंडिंग कहलाती है। क्या कहलाएगी? वाइंडिंग कहलाती है। अब यहाँ पे वाइंडिंग के बारे में आगे देखते हैं कि अगला पॉइंट अपना एक्टिव साइड, जिसे सक्रिय भुजा कहते हैं, ये क्या होती है? तो वो भी देखिएगा। यहाँ अपन कहते हैं कि ये मोटर का स्टेटर है ये, और इसके अंदर यहाँ पे ये फील्ड पोल बने हुए हैं, ये तो इस प्रकार से ये बने हुए हैं। और यहाँ पे इसको बोलते हैं खांचा। ये क्या है? खांचा यानी कि स्लॉट्स। और इस स्लॉट्स के अंदर जो वाइंडिंग स्थापित होती है, जो तार स्थापित होता है अंदर की ओर, वो कहलाता है आपका क्या? एक्टिव साइड। अगर मैं इसको यूं फ्रंट से बनाऊं इस तरह, तो मैं ये कहूँगा कि ये एक प्रकार का खांचा बनेगा। ये देखिएगा यहाँ पे, और फिर एक दूसरा खांचा बनेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो खांचा है, इस खांचे के अंदर ये जो तार डाला गया है, ये तार क्या कहलाएगा? एक्टिव साइड। क्या कहलाएगा? अब मैं कह रहा हूँ कि दूसरा भी तो है, तो भाई ये एक तार है, ये घूम के यूं ही तो आएगा, यूं आएगा ना। तो यहाँ पे इस खांचे के बाहर भी कोई भाग निकल रहा है क्या? अरे इस खांचे के भाग भी तो ये बाहर निकल रहा है। तो इस बाहर निकलने वाले भाग को अपन क्या कहेंगे? पैसिव साइड कहते हैं। जो खांचों के अंदर स्थापित है उसे तो अपन कहते हैं एक्टिव साइड, और जो खांचों से बाहर रहता है उसे कहते हैं पैसिव यानी निष्क्रिय भुजा। अब ये बोलो, ये 2 तार निकल गए क्या? तो ये अब इसको कहाँ जोड़ेंगे? जहां भी आप जोड़ना चाहो। तो ये एक क्वाइल हो गई जैसे, और ये क्वाइल के 2 तार हैं, तो इसे कहते हैं क्वाइल लीड। क्या कहेंगे? क्वाइल लीड। तो समझिएगा, यह भुजा खांचों में स्थापित होती है, यानी मशीन के जो स्लॉट्स होंगे, उन स्लॉट्स के अंदर जो क्वाइल का भाग रहता है, वो भाग आपका क्या कहलाएगा? सक्रिय भुजा। इसमें प्रेरण क्रिया उत्पन्न होती है या प्रेरण क्रिया होती। आगे निष्क्रिय भुजा क्या है? तो यह भुजा खांचों में स्थापित नहीं होती है। भाई नहीं होगी तो बाहर तो रहेगी कम से कम, होती है, और इसमें प्रेरण क्रिया नहीं होती है। एक होता है क्वाइल लीड। तो क्वाइल के वे सिरे जो कनेक्शन के लिए क्या किए जाते हैं? बाहर निकाले जाते हैं। भाई पंखे की वाइंडिंग है, आपने स्थापित कर दी, तो वहां से 3 तार निकालते हैं कि नहीं निकालते? कई बार 4 निकालते हैं, कई बार 3 निकालते हैं। 4 निकालते हैं तो 2 को कॉमन करके 1 बना दिया जाता है, लास्ट में 3 तार होते हैं। तो वो लास्ट में जो कनेक्शन के लिए निकालते हैं उनको बोलो क्या कहेंगे अपन? क्या कहेंगे? तो यहाँ क्वाइल लीड कहते हैं। नेक्स्ट आता है टर्न। अब ये टर्न क्या होता है इसको भी समझिएगा ध्यान से। तो यहाँ कहते हैं टर्न का मतलब क्या है? चक्र। तो यहाँ अपन ये कहते हैं कि भैया 2 तो हमारे पास में एक्टिव साइड है, ठीक है। यहाँ ये जो पीछे का भाग है, ये पीछे का भाग है, तो इसे बैक एंड साइड कहते हैं। और यहाँ पे ये जो है इसे फ्रंट एंड साइड कहते हैं।
और इसके 2 तार निकाल दिए यानी कॉइल लीड। ये तो इससे मिलकर के बोलो चारों तरफ से एक लूप बना के नहीं बनाइए, एक कंप्लीट मार्ग बना के नहीं बना, बस यही आपका क्या कहलाएगा, चक्र यानी कि टर्न कहलाता है। एक शब्द आता है कॉइल, क्या आता है, तो अपन कहते हैं कि भाई ये जो एक चक्र है ना, इस चक्कर से ही कॉइल का निर्माण होता है। मतलब ये होता है कि जैसे एक चक्कर है, ये चक्कर क्या है, एक है, तो अब एक नहीं अपन अनेक चक्कर लीजिए, तो यहाँ अनेक चक्कर लेते हैं और इसको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है यो। तो यहाँ पे जैसे ही अपन इसको जोड़ते हैं तो इस प्रकार से ये तैयार हो जाता है, और ये जो तैयार होता है इसे कहते हैं अपने एक कॉइल। क्या कहेंगे, इसे एक कॉइल कहते हैं। ये सीधी भाषा में समझो, यानी आपने वाइंडिंग कराते समय भी देखा होगा, कई बार एक लच्छी सी तैयार कर देते हैं यूँ वाइंडिंग में तार की, तो ये एक कॉइल कहलाती है। अब ऐसी अनेक सारी होती है जिसको उठा के और खांचों में क्या कर देते हैं, स्थापित कर देते हैं। तो ये तो यानी एक तो क्या था, अगर इस प्रकार से है तो ये तो टर्न है, और 2 या 2 से अधिक टर्नों को श्रेणी क्रम में जोड़कर किसका निर्माण कर दिया, कॉइल का। अब अनेक सारी कॉइल हो गई, और अनेक सारी कॉइल लास्ट में जब उसमें स्थापित कर देते हैं और पूरा कनेक्शन कर देते हैं तो वो लास्ट में कहलाती है वो वाइंडिंग। क्या कहलाती है, वाइंडिंग कहलाती है। तो अपन पढ़ते हैं कॉइल लीड, यानी कॉइल के वे सिरे जो कनेक्शन के लिए बाहर निकले होते हैं। टर्न क्या है, एक्टिव साइड हो गया, बैक एंड साइड हो गया। इसके अलावा यहाँ पे अपन कहते हैं कि फ्रंट एंड साइड हो गया, से मिलकर के बना बंद लूप क्या कहलाता है, टर्न कहलाता है। तो यहाँ पे समझ में आया कि वाइंडिंग कहाँ होती है, तो वाइंडिंग तो होती है मशीनों में। कहाँ होती है, और यहाँ पे जो वायर बना होता है तांबे का होता है, और ये ध्यान रखना ये आपके लेमिनेटेड होता है, यानी अलनीकृत तांबा तार अपन प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कॉइल यानी कि स्पैन। कॉइल को बोलो क्या कहेंगे, स्पैन कहते हैं, यानी कुंडली कहते हैं। तो 2 या 2 से अधिक टर्नों को श्रेणी क्रम में संयोजित करके बोलो क्या तैयार करते हैं, कॉइल तैयार करते हैं। यानी कि अपन ने कहा कि देखो भाई ये तो आपका एक टर्न था, और यहाँ पे अनेक सारे टर्न हो गए, तो अनेक सारे टर्नों को मिला करके किसका निर्माण कर दिया, और यहाँ पे अनेक कॉइलों को श्रेणी या समांतर में जोड़ करके अपन बोलो किसका निर्माण करते हैं, वाइंडिंग का। तो वाइंडिंग क्या है, 2 या 2 से अधिक कॉइलों को श्रेणी या समांतर, जरूरी नहीं है अपन श्रेणी में जोड़े और जरूरी नहीं है समांतर में जोड़े, आवश्यकता के अनुसार इसको जोड़ा जाता है। लेकिन जो कॉइल है ये तो 100% श्रेणी में ही जुड़ेगी। क्यों, क्योंकि एक तार लिया और यूं ही तो लपेटे देंगे अपन यूं, तो ये तो श्रेणी हुई ना। लेकिन यहाँ कनेक्शन है जो लेप और वेव के अकॉर्डिंग अपन करते हैं कि आपको क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। तो श्रेणी या समांतर में संयोजित करते हैं तो बोलो क्या कहलाएगी, वाइंडिंग कहलाती, क्या कहलाएगी, वाइंडिंग कहलाती है। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट अब पोल पिच क्या है। अब ये पोल पिच होता क्या है, तो नॉर्मली अपन कहते हैं जैसे इस प्रकार से है, तो भैया एक तो ये पॉइंट होता है और एक ये पॉइंट होता है। दोनों कॉइलों के जो शीर्ष भाग होते हैं इनके बीच की जो दूरी होती है, इस दूरी को अपन कहते हैं कॉइल पिच। एक कॉइल ये है, एक कॉइल ये है। इन कॉइलों के जो शीर्ष भाग होते हैं, इन दोनों शीर्ष भाग के मध्य की जो दूरी होती है या के मध्य का जो भाग होता है उसी को अपन क्या कहते हैं, पोल पिच कहते हैं। यानी कि इस कॉइल का जो पोल है वो एक ये है और इस कॉइल का जो पोल है वो ये है कि दो पोलों के मध्य की जो दूरी होती है वही पोल पिच कहलाती। तो दो अलग अलग पोल, एक पोल ये रहा, एक पोल ये रहा, दो अलग अलग पोलों के मध्य की दूरी बोलो क्या कहलाएगी। तो सीधा सा अपन ने पढ़ लिया पोल पिच। और पोल पिच को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान रखना जो पिच है ना, पिच, इसको तो अपन वाई से रिप्रेजेंट करते हैं और जो वर्ड होगा ये तो इसको पी से डिनोट करते हैं। तो पी को ऐसे लिखते हैं नीचे,
तो ये क्या है PY यानी पोल पिच, इस तरह उल्टा लिखा जाता है इसमें ना। तो ये अब सूत्र इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। तो सूत्र के लिए अपन सीधा से कहेंगे पोल पिच क्या है, तो चालकों की कुल संख्या बटा पोल की संख्या। चालकों की कुल संख्या बटा, भाई आपसे निकलवाएगा पोल पिच निकालो तो आपको चालक देगा, इतने तार है, इतने चालक है, 20-25 जो भी है, और वहाँ पोलों की संख्या देगा 3-4 जो भी है। तो पोल का भाग किस में देना है आपको, चालकों की संख्या में क्या निकल जाएगा, पोल पिच निकल जाएगा। अब आता है आपके यहाँ पे स्पेन, या फिर अपन कहेंगे इसी को कॉइल पिच। क्या कहेंगे, ये क्या है, तो किसी कॉइल के दो एक्टिव साइड के मध्य, किसी कॉइल है उसके दो एक्टिव साइड, यानी कि अपन कहते हैं ये एक कॉइल है और एक कॉइल ये रही, यानी एक कॉइल है इसकी एक्टिव साइड ये रही और एक एक्टिव साइड ये रही, तो दो एक्टिव साइड हो गई। तो दो एक्टिव साइड के मध्य चालकों की संख्या क्या कहलाती है, यानी इसके बीच में जितने भी चालक होंगे वो चालकों की संख्या बोलो क्या कहलाएगी, स्पेन पिच कहलाती है। तो कॉइल पिच का सूत्र क्या है, कॉइलों की कुल संख्या बटे में पोल की संख्या, कॉइलों की कुल संख्या बटा पोल की संख्या होती है। जबकि पोल पिच क्या है, तो अपन सीधा सा कहेंगे दो अलग अलग पोलों के मध्य की दूरी क्या कहलाती है, पोल पिच कहलाती है। आगे देखो, अब यहां पे अपन लेते हैं ये देखिएगा, अगला है अपना बैक पिच। क्या होता है, बैक पिच। अब बैक पिच किसे कहते हैं, तो अपन कहते हैं किसी कॉइल के दो एक्टिव साइड के मध्य स्थित खांचों की संख्या। भाई दो एक्टिव साइड है, ध्यान समझना भाई, यहां अपन कह रहे हैं एक एक्टिव साइड ये है, एक एक्टिव साइड ये है, और इसको इस तरह जोड़ दिया, तो इन दोनों के बीच में जो खांचे हैं ये, तो खांचों की संख्या तो बोलो क्या कहलाएगी, तो किसी कॉइल के दो एक्टिव साइड के मध्य स्थित खांचों की संख्या बैक पिच कहलाती। एक ऐसा ही शब्द और पढ़ा था अभी, दो एक्टिव साइड के मध्य स्थित चालकों की संख्या, वो आपकी क्या कहला रही थी, कॉइल पिच। जबकि ये खांचों की संख्या है, तो स्थित खांचों की संख्या बोलो क्या कहलाती है, बैक पिच कहलाती है। फ्रंट पिच किसे कहते हैं, तो अपन कहते हैं कि पहली कॉइल की दूसरी एक्टिव साइड, यानी इस तरह होता है ये, इसके बीच में एक और बना दी यहाँ पे ये। अब ये तो पहली हो गई C1 और ये क्या हो गई C2। तो यहां कह रहा है पहली कॉइल की दूसरी एक्टिव साइड वह दूसरी की पहली। अरे भैया ये तो आपकी पहली है, तो पहली की तो दूसरी लेनी है ना, ठीक है ले ली, और दूसरी कॉइल है इसकी पहली लेनी है, तो भैया इनके बीच की जो दूरी होती है उसी को तो अपन क्या कहते हैं, फ्रंट पिच कहते हैं, यानी कि YF। क्या कहेंगे, YF कहते हैं। तो यहाँ पे सीधा सा अपन ने पढ़ लिया, पहली एक्टिव साइड के मध्य की दूरी क्या कहलाएगी, फ्रंट पिच कहलाती है। एक होता है औसत पिच। क्या होता है, तो एक पढ़ा अपन ने बैक पिच और एक पढ़ा औसत पिच। फ्रंट पिच तथा बैक पिच, अरे भाई एक तो हो गया फ्रंट पिच और एक हो गया बैक पिच, तो दोनों का ही तो क्या निकालना था, औसत। तो दो संख्या है तो जोड़ के दो का भाग दे देंगे सीधा, तो वो क्या कहलाएगा आपका औसत पिच, यानी एवरेज पिच, यानी कि YA होता है। अगला आता है परिणामी पिच। अब ये परिणामी पिच क्या होता है, तो अपन कहते हैं दो कॉइलों की पहली भैया इसकी पहली ये रही और ये जो कॉइल है इसकी भी पहली ये रही, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है इसी को अपन क्या कहते हैं, परिणामी पिच कहते हैं, यानी YR कहते हैं, यानी रिजल्ट पिच कहते हैं। तो यहाँ पे दोनों कॉइलों की पहली एक्टिव साइड के मध्य की दूरी क्या कहलाती है। अब नॉर्मली सामान्यतः अपन ज़्यादातर क्या कौन सी लेते हैं, लैप वाइंडिंग। तो लैप वाइंडिंग में क्या करते हैं, YR निकालना है, भाई ये निकालना है ज़्यादातर, तो ये निकालते हैं, तो ये टोटल है, और जो टोटल होती है टोटल में से बोलो YF निकाल देते हो,
तो बचेगी यही। तो यहाँ अपन कहते हैं ये तो हो गई बैक पिच आपकी, बैक पिच में से क्या निकाल दो, फ्रंट पिच, तो यही तो बचेगी। और ये कौन है, रिजल्ट। अब यहाँ पे क्या होता है कि वेव वाइंडिंग में यहाँ माइनस की जगह क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा अपन को। आगे देखिएगा, अगला आता है कम्यूटेटर पिच। अब भाई ये कम्यूटेटर पिच क्या है, तो नॉर्मल अपन ये कहते हैं कि भैया ये अपनी कॉइल है, ठीक है, ये अपन ने बना दी कॉइल, ये तो यहाँ से इस प्रकार से होता है, ये जोड़ दिया और ये, और नीचे हमारा कम्यूटेटर रहता है, क्या रहता है, कम्यूटेटर रहता है यूँ, इसका तार यहाँ जोड़ दिया, इसका तार यहाँ जोड़ दिया और इसका तार यहाँ जोड़ दिया। ये तो कॉइल है ऊपर तो, और नीचे घूमने वाला भाग क्या है, ये भी घूमेगा ये भी घूमेगा, लेकिन यहाँ पे ये कम्यूटेटर सेगमेंट्स पर अपन ने जोड़ दिया। तो अपन कहते हैं कि भैया एक कॉइल ये है और एक कॉइल का एक तार ये है और एक तार ये है, तो एक ही कॉइल के दो तार अलग अलग सेगमेंट्स पर जोड़े जा रहे हैं। जी हाँ, तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, इसके बीच की जो दूरी होती है ना, वो दूरी ही आपकी कम्यूटेटर पिच कहलाती। कम्यूटेटर के उन दो सेगमेंट्स के मध्य की दूरी जिस पर एक ही कॉइल, भैया गौर से देखो, क्या एक ही कॉइल है क्या, ये एक ही कॉइल है ना, और इसके दो तार रहेंगे, ये तो एक इधर से आ गया यूं और एक इधर से आ गया, तो एक ही कॉइल के दो तार अलग अलग सेगमेंट्स पर जुड़ रहे हैं नहीं जुड़ रहे, और जहां जुड़ रहे हैं तो इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी क्या कहलाती है, कम्यूटेटर पिच होती है। तो यहाँ पे सीधा सा अपन ने पढ़ा कि कम्यूटेटर के उन दो सेगमेंट्स के मध्य की दूरी जिस पर एक ही कॉइल के दो सिरे जुड़े हो तो कम्यूटेटर पिच कहलाती है। तो लेप वाइंडिंग में क्या होता है, YC बराबर प्लस माइनस 1 इंटू प्लेक्स। अब ये प्लेक्स क्या है, तो अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे अपन, जैसे सिंप्लेक्स, ड्यूप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स, क्वाड्रुप्लेक्स, तो वो सिंप्लेक्स आएगा तो 1 लिखेंगे, ड्यूप्लेक्स आएगा तो 2 लिखेंगे, ट्रिप्लेक्स आएगा तो 3 लिखेंगे, क्वाड्रुप्लेक्स आएगा तो 4 लिखेंगे यहाँ, और ये एक तो फिक्स है, ठीक है, प्लस माइनस रहता है। जबकि वेव वाइंडिंग में क्या होता है, यहाँ जेड है, जेड का मतलब चालकों की संख्या, प्लस माइनस 2 होता है, यहाँ प्लेक्स देगा, सिंप्लेक्स, ड्यूप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स जो भी है वो, और उसमें पोल की संख्या का अपन क्या दे देंगे, भाग दे देते हैं। भाई आपको देगा 4 पोल 5 पोल, तो वहाँ से अपन भाग दे देते हैं। अगला आता है अपना पिच फैक्टर। क्या आता है, पिच फैक्टर। अब ये पिच फैक्टर क्या है, तो अपन ने कहा कि एक हमने पढ़ा था कॉइल पिच, ठीक है, एक अपन ने पढ़ा था पोल पिच, उन दोनों का अनुपात ही बोलो क्या कहलाएगा, पिच फैक्टर। क्या कहलाएगा भाई, अपन ने कॉइल पिच पढ़ा कि नहीं पढ़ा, थोड़ी देर पहले अपन ने पोल पिच पढ़ा, इन दोनों का जो अनुपात होता है वही क्या कहलाएगा, पिच फैक्टर कहलाता है। तो यहाँ पे आसानी से अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे कॉइल पिच और पोल पिच होता है वही क्या कहलाएगा, पिच फैक्टर कहलाता है। आगे देखो, यहाँ पे इसके अंदर पूरी डिटेल के साथ अपन समझते हैं कि डायग्राम क्या है। यहाँ पे आपको नीले रंग की एक कॉइल नजर आ रही है, नीले रंग की एक कॉइल नजर आ रही है, और एक आपको ये गुलाबी कलर की एक कॉइल नजर आ रही है। तो हमने कहा कि एक कॉइल ये हो गई, एक कॉइल ये हो गई। यहाँ पे गहराई से देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये, तो एक ही कॉइल के दो एक्टिव साइड है कि नहीं है, तो उसके मध्य की दूरी हो गई बैक पिच। और यहाँ फ्रंट पिच क्या है, तो गहराई से देखना, ये तो है कॉइल नंबर 1, तो कॉइल नंबर 1 की तो ये तो पहली साइड हो गई, और दूसरी कॉइल है, दूसरी की दूसरी इधर हो गई, तो इन दोनों के मध्य की दूरी बोलो क्या कहलाती है, क्या कहलाएगी, फ्रंट पिच कहलाएगी। अरे मेरे दोस्तों, यहाँ से इस बेक में से अगर मैं फ्रंट निकाल देता हूँ तो ये इतना सा ही तो भाग बचेगा, और ये इतना सा भाग बोलो क्या कहलाएगा, परिणामी पिच यानी रिजल्ट पिच कहलाता है। फिर यहाँ पर कहते हैं जैसे एक कॉइल ये है और एक कॉइल ये है, तो इसके दो तार ये हो गए, तो यहाँ इसको ऐसे जोड़ सकते हैं यहाँ, तो भाई इसके दो तार हो गए ये, तो ये दोनों भी तो अलग अलग सेगमेंट्स में जुड़ रहे हैं, चाहे इधर देख लो यहाँ पे, तो इसके दो तार हैं ये, और ये भी अलग अलग सेगमेंट्स पे है।
तो इन दोनों के मध्य की दूरी, चाहे तो इधर कह दो ये, तो ये भी आपकी क्या है, कम्यूटेटर पिच कहलाती है। तो ये चीज ध्यान रखना। बैक पिच और फ्रंट पिच दोनों का औसत पिच कहलाती है। यहां पिच से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। आगे देखो, यहां अगला पॉइंट आता है विद्युत डिग्री, यानी इलेक्ट्रिकल पोल या विद्युत कोण आप कह सकते हो। और दोस्तों ये पॉइंट बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट है, और ये प्रत्येक मशीन के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक मशीन के लिए, चाहे वो जनरेटर हो, चाहे वो सिंगल फेज मोटर हो, चाहे 3 फेज हो, चाहे आपका अल्टरनेटर हो, चाहे सिंक्रोनस हो। तो ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और बार बार आपसे क्या पूछेगा, वो विद्युत डिग्री पूछेगा, इलेक्ट्रिकल डिग्री पूछेगा, यांत्रिक डिग्री भी पूछ सकता है। तो सूत्र सीधा सा है कि पोल की संख्या बटा 2 और इंटू में कर दो यांत्रिक कोण। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो यांत्रिक कोण होता है उसको थीटा एम से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी मैकेनिकल थीटा। तो ये ध्यान रखना, एंगल यानी यांत्रिक कोण। अब यांत्रिक कोण भैया कितना होता है, 360 डिग्री होता है। यहां अपन ये कह सकते हैं कि पाई बराबर कितना डिग्री होता है, कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 2 पाई बराबर कितना होगा, 360 हो गया ना। तो यहाँ पे तो 2 पाई बराबर मैं यांत्रिक कोण भी तो कह सकता हूँ। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, भाई विद्युत डिग्री को तो मैंने इलेक्ट्रिकल थीटा एंगल लिख दिया, यानी बराबर की जगह बराबर लिख दिया, पोल की संख्या की जगह P लिख दिया, और यहाँ इंटू में 360 यानी यांत्रिक कोण की जगह 360 कर दिया, 2 की जगह 2। अरे ये इससे कटेगा कि नहीं कटेगा, कितनी बार कटा, 180। तो यहाँ पे ध्यान रखना, थीटा एंगल बराबर यानी कि ये P इंटू कितना आ जाएगा, 180 सीधा। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। और ये सूत्र आपके लिए वेरी मोस्ट रहेगा, क्योंकि सीधा जो एंगल पूछेगा तो आप इससे जल्दी निकालोगे। जितने भी पोल दिए गए हैं उसको सीधा 180 से इंटू कर दो बस। वो कहेगा किसी अल्टरनेटर में 6 पोल दिए गए हैं, तो बताओ विद्युत कोण कितना होगा। तो आप कुछ मत करो, 6 को इंटू कर दो 180 सीधा, तो जो भी ऑप्शन में मिलेगा वो आएगा। 4 दे रखा है तो 4 को 180 से इंटू कर दो, तो सीधा आराम से इससे निकाल सकते हो। दूसरी चीज अपन ये कहते हैं कि यहाँ पे कई बार वो फॉर्मूला पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है, फॉर्मूला। तो एक फॉर्मूला तो ये बन गया, एक फॉर्मूला ये बन गया, एक फॉर्मूला ये बन गया, यानी 360 डिग्री को अपन क्या लिख सकते हैं, तो यही तो लिख सकते हैं, है ना। अब इसको कई बार क्या होता है, भाई ऐसे दे रखा है पोल की संख्या, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं पोलों के जोड़े इंटू 180। क्या सही है क्या, सही है क्या। देखो भाई मैंने ये कहा कि जैसे इसको आप 6 पोल मान लो, कि संख्या दी गई है 6, 2 से काटा 3 आ गया, और 3 को इंटू करो 180 से, 360 से, तो कितना आएगा। तो भाई 36 इंटू क्या है 3, कितना आ गया 1080 आ गया। तो इसका मतलब है कि इससे भी तो 1080 आना चाहिए, जब तो आप सही होगा। भाई आप जो कह रहे हो कि साहब ये और ये सही है, तो इसको प्रूफ तो कर लो एक बार कि सही है गलत है। यहां पर कह रहे हैं पोलों के जोड़े, अरे भाई यहां तो पोल की संख्या 6 है, तो जोड़े कितने बढ़ेंगे, 12 जोड़े बढ़ेंगे। भाई संख्या यहां पोल की 6 है, तो जोड़े बढ़ाने के लिए एक जोड़े में 2 होते हैं, तो जोड़े तो आपके 3 बढ़ेंगे, तो यहां पर 3 ही लेंगे, और 3 इंटू 180 करते हैं तो कितना आया, 3 इंटू, ये तो मामला गड़बड़ हो गया। तो यहां आएगा क्या, तो यहां आएगा मेरे दोस्तों ध्यान रखना 300। अब आपको साहब 2 कहां गायब कर दिया, अरे मेरे दोस्तों 2 इसलिए गायब हो गया क्योंकि ऊपर की संख्या जोड़े में कन्वर्ट हो गई,
इसलिए 2 गायब किया गया है। और ये अक्सर पूछा जाता है और हम कंफ्यूज होके यार 2 से ये कट गया तो 180 वाला आएगा। भैया ऐसे नहीं आएगा, ये जोड़े में कन्वर्ट हो गया। अगर जोड़े में कोई संख्या देता है, भाई देखो यहाँ 6 और यहाँ 2 लिखोगे तो यहाँ पे ये 6 पोल होंगे, ये 6 पोल होंगे, ये ध्यान रखना। अगर जोड़े में कन्वर्ट करते हो तो फिर ये नीचे का चला जाएगा तो फिर यहाँ 3 आएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। आपको सीधा सा याद रख लेना कि थीटा ये इलेक्ट्रिकल एंगल P इंटू 180, जितने भी पोल आ जाए उसको सीधा इंटू कर देना 180 से। जैसे 6 दिया, 6 इंटू 180 कर दो, बस। 5 दे, 3 दे, कुछ कितने भी पोल दे आपको सीधा इंटू कर दो बस। लेकिन एक बात वो आपसे ये पूछ सकता है क्या, देखो यांत्रिक कोण 2 इंटू, भाई यांत्रिक कोण भी तो निकला सकता है वो तो यांत्रिक कोण बराबर ये है तो ये तो वज्र गुणा हो जाएगा, ये इसके साथ में इंटू है। अगर यांत्रिक कोण निकालना है तो पोलों की संख्या कहाँ जाएगी, नीचे, और ये दोनों जो है ये ऊपर आ जाएंगे आराम से। तो यहाँ से यांत्रिक कोण भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भाई कितने पोल पर, क्या कितने पोलों पर यांत्रिक कोण और विद्युत कोण आपस में बराबर होते हैं। समझना लैंग्वेज को, सीधा पूछेगा, कई बार पूछा जा चुका है कि कितने पोलों पर यांत्रिक कोण और विद्युत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो भाई यहाँ पे आप एक काम कीजिएगा ना, ये तो लिख रखा है नीचे है, तो यहाँ पे देखो कैसे, भाई अपन कह रहे हैं यांत्रिक कोण तो कितना होता है 360 डिग्री होता है, और हम कह रहे हैं कि विद्युत कोण भी कितना आना चाहिए 360, और ये आपस में क्या होना चाहिए। तो ये डिटेल को कितने पोल पर आएगी, तो मैं भाई बार बार ये कह रहा हूं कि पोल को इंटू कर दो 180 से। अरे 180 को 360 बढ़ाना है, यानी ये तो कितने से इंटू करूं, 2 से इंटू करूंगा 180 को तो बराबर 360 आएगा कि नहीं आएगा। ये विद्युत कोण ही तो आया और ये कोण इसके बराबर है, तो कितने पोल पर आया, 2 पोल पर आता। तो सीधा सा पूछ लिया जाता है, तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो 2 पोल पर यांत्रिक कोण व विद्युत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और भैया याद हो जाए तो मैंने यहाँ सारणी सी थोड़ी सी लिखा दिया डाटा, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो यहाँ 1 पोल पर विद्युत कोण तो कितना होगा 180 होगा, 2 पोल पर सीधा यानी 180 से इंटू करते जाओ भाई। 1 को 180 से इंटू करोगे कितना ही आएगा, 2 को 180 से इंटू करो कितना आएगा 360, इस 3 को 180 से इंटू करो 540, 4 को करो तो 720, 5 को करो तो 900 और 6 को करो तो, ज़्यादातर यही पूछा जाता है 3 से लेकर 6 तक। और भैया पाई में भी कन्वर्ट करना आना भाई, वहाँ निकाल तो लिया कि गुरुजी ने बताया था 180 से इंटू कर देना जितने भी आए, लेकिन मामला गड़बड़ है वहाँ तो। अब मामला गड़बड़ क्या है, तो वहाँ पे सीधा सा क्या करो कि 180 इंटू बराबर पाई है, तो यहाँ जितने भी पाई है वो लगाते जाओ भाई। 1 है इसके आगे तो 1 से इंटू करो तो वही रहेगा। अब ये यहाँ पे 4 है तो 4 लिख दो, 5 है तो 5 और 6 है तो 6, बस ऐसे करना है अपन को। आगे आता है खांचा कोण या स्लोट डिग्री। खांचा संख्या नहीं, खांचा कोण यानी कितने डिग्री पर कोण स्थापित करना है। तो ये खांचा कोण क्या होता है, तो अपन ने विद्युत डिग्री और खांचों की संख्या, क्या विद्युत डिग्री अपन ने निकालना सीख गए क्या। ऊपर का सूत्र क्या है कि जितने भी पोल है उसको सीधा 180 से इंटू कर दो, आपके पास में क्या आ जाएगी, विद्युत डिग्री आ जाएगी। और विद्युत डिग्री के अंदर किसका भाग दे दो, खांचों का भाग दे दो, और खांचों का भाग देंगे जो भी मान आएगा वो खांचा कोण आ जाएगा। भाई ये पूरा 360 है कि आपको कितने डिग्री पे स्थापित करना है खांचा, तो वो खांचा कोण आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ खांचा कोण या स्लॉट डिग्री कह दे तो खांचा कोण बराबर विद्युत डिग्री बटा खांचों की संख्या। आगे देखो, तो यहाँ पे सीधा सा अपन ने कहा कि भैया खांचा कोण निकालना है। भैया विद्युत डिग्री कैसे निकालते हैं, तो अपन ने कहा कि पोल को सीधा इंटू कर दो 180 से। खांचा संख्या है तो खांचा संख्या लिख दिया, चाहे तो इससे निकाल दो चाहे इससे निकाल दो यहाँ पे, ठीक है। दूसरा अपन ये कहते हैं कि यहाँ पे खांचों की संख्या निकालनी, ये तो है खांचा कोण,
और ये है खांचों की, अरे भैया खांचों की संख्या है तो इसको उठा के यहाँ ले जाओ और इसको उठा के यहाँ ले जाओ, यही तो करना है सीधा। तो खांचों की संख्या निकालनी है तो विद्युत कोण के अंदर सीधा सीधा भाग दे दो किसका, खांचों का कोण का, तो यहाँ से फिर खांचों की संख्या निकल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ जैसे कि अपन एक क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं, तो किसी विद्युत मशीन में 24 स्लॉट है, यानी खांचों की संख्या कितनी है, 24 है, और पोल की संख्या कितनी है, 6 है। तो वो पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिकल डिग्री व स्लॉट डिग्री ज्ञात कीजिए। तो भाई सबसे पहले तो विद्युत कोण ज्ञात कर लीजिए आप, विद्युत कोण, और मैंने कहा कि जितने भी पोल होते हैं उसको 180 से इंटू कर दो। तो सीधा अपन ने क्या किया, 6 को इंटू किए कर दिया 180 से, आपके पास पहला आंसर तो ये आ गया। फिर आगे पूछ रहा है खांचा कोण, तो भैया खांचा कोण ये बैठा, जितने भी डिग्री आती है उसमें खांचों की संख्या का क्या दे दो, भाग दे दो। तो हम क्या करते हैं, चाहे तो ये सूत्र लगा दीजिए और चाहे ये लगा दीजिए। तो यहाँ P इंटू 180, तो ये मान तो आ गया, और खांचों की संख्या है तो यहाँ कितनी है, 24, और इसका जैसे इसमें भाग दिया तो अपने पास में मान कितना आ गया, 45 डिग्री। यानी कि यहाँ जो अपन 24 यानी कि यहाँ जो कोण आएगा खांचों का, तो खांचों का कोण कितना रहेगा, 45 डिग्री होगा। तो ऐसे अपन ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। अब देखो आगे, यहाँ है अगला जो पॉइंट है वो है आपका सिंगल लेयर वाइंडिंग। सिंगल लेयर वाइंडिंग का नाम है, नाम से पता चल रहा है कि लेयर का मतलब परत, और सिंगल का मतलब एक, सिंगल का मतलब एक, यानी एक ही परत हो। अरे भाई एक परत तो है लेकिन कहाँ है, तो जब प्रत्येक आर्मेचर स्लॉट में केवल एक ही कॉइल स्थापित की जाती है तो वो सिंगल लेयर वाइंडिंग कहलाती है। भाई अपन ने ये कहा कि यहाँ पे ये आर्मेचर है, चलो ऐसे समझ लो यो, और अपन कहते हैं इसकी परिधि पर ये खांचे कट रहे हैं, यो ये इस तरह कट रहे हैं ये। तो भाई एक खांचा ये है, एक खांचा ये, एक खांचा ये, इसी प्रकार पूरी पे कटे हुए हैं। अगर प्रत्येक खांचे में केवल एक ही कॉइल है ना, प्रत्येक खांचे में एक ही कॉइल है, तो बोलो क्या कहलाएगी, सिंगल लेयर वाइंडिंग कहलाएगी। अब मैं आपसे ये कहूं कि भाई आर्मेचर में 24 स्लॉट है, स्लॉट का मतलब खांचा, स्लॉट का मतलब 24 स्लॉट है, तो मुझे ये बता दीजिए कॉइलों की संख्या कितनी होगी। यहां पे थोड़ा सा जोर देना, यहां क्या हमारी कॉइल ऐसे बनेगी क्या, ऐसे, ये कॉइल है क्या भाई, इसका ये जो भाग है एक तरफ का इस खांचे में आ गया, अरे भाई एक तरफ का भी तो बच रहा है अभी, तो भाई ये इधर है, तो मान लिया जैसे कि ये खांचा है इधर, तो ये जो कॉइल स्थापित करेंगे ये इसमें से जाके इसमें से निकल के यूं ही तो आएगी, तो एक तरफ का तो इसमें आ गया और एक तरफ का इसमें आ गया। तो ध्यान रखिएगा, जितनी कॉइल होती है ना उससे दुगने खांचे होते हैं। अरे भाई इस प्रकार की ये कॉइल है ये, तो मैं ये कह रहा हूं कि ये भाग जो है ये खांचे में तो जाएगा, अरे तो इधर का भी तो जाएगा खांचे में, ये तो खांचे कितने हो गए और कॉइल कितनी है, तो डबल हुए कि नहीं हुए खांचे। तो यहां ध्यान रखना, तो कॉइलों की जो संख्या होती है वो खांचों की संख्या की क्या होती है, तो यहाँ पे आधी होती है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, तो खांचा संख्या यदि निकालनी है तो भैया कॉइलों को 2 से इंटू कर दो, क्या कर दो, 2 से इंटू कर दो। यहाँ खांचा संख्या है तो ध्यान रखना 2 इंटू कम्यूटेटर सेगमेंट्स, कम्यूटेटर सेगमेंट्स, जितने आपके कॉइल संख्या होती है उतने ही आपके कम्यूटेटर सेगमेंट्स। और ये मैं बार बार मशीन पढ़ा रहा था तब भी मैंने बताया था कि जितने कॉइल संख्या होगी उतने ही क्या होंगे, सेगमेंट्स होते हैं। तो कॉइल संख्या बराबर कम्यूटेटर सेगमेंट्स, इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखना, सिंगल लेयर। अब आगे चलो, डबल लेयर। अब डबल लेयर का मतलब क्या है, तो डबल लेयर का मतलब डबल ही है, यानी एक खांचे में कितने कैंडिडेट बैठे, 2।
भाई एक खांचे में अगर एक ही है तो सिंगल लेयर, और एक खांचे में डबल फिक्स कर दिया जाए तो वो क्या कहलाएगा, डबल लेयर। तो यहां पे साफ साफ है कि जब प्रत्येक आर्मेचर खांचा, खांचे का मतलब स्लॉट्स, तो जब आर्मेचर के प्रत्येक खांचे में 2 कॉइल, अरे कितनी कॉइल, कितनी कॉइल, और कितने खांचों में, एक खांचों में, एक खांचों में कितनी कॉइल स्थापित हो, 2 कॉइल स्थापित होती है, तो बोलो वो क्या कहलाएगी, डबल लेयर वाइंडिंग कहलाती है। यानी कि अपन कह रहे हैं कि भैया एक खांचा तो ये है, ठीक है, और यहां पे अपन कहते हैं कि एक खांचा ये है, ये, तो यहां पे एक खांचा ये हो गया, एक खांचा ये हो गया। अब एक खांचे में अपन कहते हैं कि एक में तो हमने ये फिट कर दी, चलो एक कॉइल, तो भैया अगर एक खांचे में एक ही स्थापित कर रहे हो ना तो वो तो सिंगल लेयर है। तो यहां बोलो खांचे कितने थे, 2, लेकिन कॉइल कितनी है, एक, तो भैया ऐसे पार नहीं पड़ेगी। हम कह रहे हैं कि एक खांचे में 2 होनी चाहिए, एक और कॉइल लेके आओ, ले आए, तो ये ऐसे डालेंगे ये, तो बोलो एक खांचे में 2 कॉइल आई कि नहीं आई, आ गई ना, और ये इधर फिर आएगा आगे, फिर आगे यूं बढ़ा देंगे। तो एक खांचे में अगर 2 कॉइल है तो उसे बोलो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, डबल लेयर। एक खांचा, 2 खांचा, 3 खांचा, तो एक कॉइल, 2 कॉइल, 3 कॉइल। क्या कॉइलों की संख्या खांचों के बराबर है क्या, जी हाँ। तो यहां अपन कहेंगे खांचों की संख्या किसके बराबर है, और जब कॉइलों की संख्या बराबर है तो कॉइल किसके बराबर होते हैं, तो ये आपस में बोलो तीनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे, समझ में आया कि नहीं आया। अब आता है मल्टी लेयर। क्या आता है, मल्टी का मतलब होता है 2 से अधिक। सिंगल, एक खांचे में एक है तो सिंगल, एक खांचे में 2 है तो क्या कहेंगे, डबल लेयर। और भैया एक ही खांचे में अनेक, एक ही खांचे में अनेक अगर होते हैं तो क्या कहलाती है, मल्टी लेयर वाइंडिंग कहलाती है। जब प्रत्येक आर्मेचर खांचों में 2 से अधिक कॉइल स्थापित करते हैं तो वह मल्टी लेयर वाइंडिंग कहलाती, यानी कि अपन कहते हैं ये है। तो भैया अपन एक वाइंडिंग ऐसे भी स्थापित कर सकते हैं यहां से दूर से, तो इसमें एक वाइंडिंग ऐसे भी स्थापित कर सकते हैं, एक वाइंडिंग ऐसे स्थापित कर सकते हैं। तो एक ही खांचे में 2 से अधिक यानी 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, तो उसको नाम क्या दे दिया, मल्टी। अरे मल्टी को हिंदी में कहते हैं बहु, और लेयर को क्या कहते हैं, परत, तो इसको बहु परत वाइंडिंग भी कह सकते, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका उपयोग अपन कहाँ करेंगे, बड़ी मशीनों में करते हैं। अब आता है ये, तो दोस्तों ये जो शब्द है ना, ये तरीके से समझ के आपको जाना है, और यहाँ पे अभी समझो, देखो आगे क्या कह रहा है, अगला पॉइंट, प्रोग्रेसिव संयोजन यानी अग्रगामी वाइंडिंग, प्रगतिशील वाइंडिंग। शब्द को पकड़ना, क्या कह रहा है, प्रोग्रेस। प्रोग्रेस का मतलब क्या है, क्या होता है प्रोग्रेस का मतलब, आगे बढ़ना, तो ठीक है हम आगे बढ़ेंगे। प्रोग्रेस का मतलब क्या है, आगे बढ़ेंगे, और आगे भी क्या करेंगे कि एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ेंगे, आगे बढ़ने की दिशा में आगे तो बढ़ेंगे लेकिन अपन बिना ओवरलैप किए। यानी ये देखो वाइंडिंग यहां से चली और ये देखो आगे बढ़ रही है, क्या तो इधर आगे बढ़े, नीचे आए, ये सेगमेंट है ये, और यहां इधर बढ़े। क्या एक वाइंडिंग कोई एक दूसरे को ऊपर काट रही है क्या, नहीं काट रही ना, तो ये वाइंडिंग, ये संयोजन आपका क्या कहलाएगा, प्रोग्रेसिव। ध्यान से समझो, वह वाइंडिंग जो कम्यूटेटर सेगमेंट के साथ, ये कम्यूटेटर सेगमेंट है, तो कम्यूटेटर सेगमेंट के साथ इस प्रकार संयोजित किए जाए कि वह आगे बढ़ने की दिशा में, यानी मैं आगे बढ़ रहा हूं यो, तो आगे बढ़ने की दिशा में बिना ओवरलैप किए आगे बढ़ती है। अरे आप मोटरसाइकिल चलाते हो और आपको मंजिल पे पहुंचना है, तो आप उसी दिशा में जा रहे हो जैसे आपको बढ़ना चाहिए, लेकिन बिना एक दूसरे को ओवरटेक किए। कोई आगे जा रहा है तो जाने दीजिए, गलती से भी आप ओवरटेक कर गए तो वो आपका प्रोग्रेस नहीं कहलाएगा। ओवरलैप नहीं करना है, आपके आगे जा रहे हैं वो आगे जाते ही रहेंगे, तो वो बोलो क्या कहलाएगा, प्रोग्रेसिव कहलाएगा। इसका एक जस्ट उल्टा होता है,
रिट्रोग्रेसिव। क्या कहलाता है? इसको कहते हैं पश्चगामी। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं प्रतिगामी वाइंडिंग। अब इसको थोड़ा समझो। प्रोग्रेस का मतलब है कि जैसे मैं 4 व्हीलर है मेरे पास और मैं 4 व्हीलर लेके कि मुझे जाना है जयपुर, तो मैं जयपुर की ही दिशा में जा रहा हूँ और सीधा चलता हुआ जा रहा हूँ और मैं किसी भी एक भी साधन को ओवरटेक नहीं कर रहा, तो ये सिस्टम क्या कहलाएगा? अब पश्चगामी यानी रिट्रोग्रेसिव क्या है? ये कहता है कि भाई साहब आपको जाना तो जयपुर ही है, जाना तो जयपुर ही है, लेकिन आप सीधी दिशा में नहीं जा सकते, तो कहते उल्टे। यानी 4 व्हीलर को क्या चलानी पड़ेगी? आपको बैक चलानी पड़ेगी। तो बैक चलाओ और बैक चलाते हुए भी एक दूसरे साधनों को ओवरटेक करो। एक दूसरे साधनों क्या करो? ओवरटेक करो। यानी जयपुर ही जाना है, पहले भी जयपुर जा रहे थे, अब भी जयपुर जाना है। तो अब जयपुर कैसे जाना है? विपरीत दिशा में चलते हुए। तो विपरीत दिशा में जा रहे हैं और एक दूसरे को क्या करना है? ओवरटेक भी करना है। तो वो संयोजन आपका क्या कहलाएगा? रिट्रोग्रेसिव कहलाएगा, पश्चगामी। तो देखो ध्यान से, वाइंडिंग का वह संयोजन जो कम्यूटेटर सेगमेंट के साथ इस प्रकार से जोड़ा जाए कि आगे बढ़ने की दिशा में, भाई आगे तो बढ़ेगा लेकिन आगे बढ़ने की दिशा में विपरीत चलते हुए। कैसा चलते हुए? विपरीत चलते हुए ओवरलैप करके। ओवरलैप का मतलब क्या हुआ? ओवरटेक करते हुए। ओवरलैप करके आगे बढ़ता है तो वह रिट्रोग्रेसिव संयोजन कहलाता। यहां पे डायग्राम को समझो, यहां पे डायग्राम को समझिएगा भैया। यहां अपन ने कहा कि यहां से सीधे गए और ये जयपुर है और इसमें भी ये जयपुर है, ठीक है, जयपुर, ये जयपुर। तो यहां सीधे चल रहे हैं सीधी दिशा में। क्या एक दूसरे को ओवरलैप किया? नहीं किया। अब यहां देखो, यहां पहुंचना यही है जयपुर। अब कैसे कि हम यहां गए और अब इस दिशा में आ गए, इस दिशा में आ रहे हैं। तो जयपुर तो इधर है, आप उल्टे क्यों चल रहे हो? चलना पड़ेगा। तो यहां इधर आए, फिर यहां देखो, अब ये एक दूसरे को ओवरलैप किया कि नहीं किया? यूं। फिर इधर गए और फिर उल्टी दिशा में आए, इधर आ रहे हैं तो फिर आए, फिर ये ओवरलैप किया, फिर इधर गए और फिर उल्टी दिशा में आए। तो भैया चले तो यहां से थे और यहां पहुंच गए, तो बढ़ तो इधर ही रहे ना, लेकिन चल किधर रहे हो आप? उल्टी दिशा में, यूं। और एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हो। क्या ओवरलैप का मतलब है? एक दूसरे के ऊपर चढ़ना। तो यहां पे तो ये क्या कहलाएगा? तो ध्यान रखना, इसके दोनों संयोजन जो हैं विथ डायग्राम इंपोर्टेंट है। डायग्राम देके नाम पूछ लेता है, नाम देके डायग्राम पूछ लेता है और परिभाषा दे देता है कि वह संयोजन जो आगे बढ़ने की दिशा में बिना ओवरलैप किए आगे बढ़ता है। तो बताओ वाइंडिंग का कौन सा संयोजन है? तो अपन क्या कहेंगे? प्रोग्रेसिव। आपसे सीधा कहेगा वह संयोजन जो आगे बढ़ने की दिशा में विपरीत चलते हुए ओवरलैप करके आगे बढ़ता है। तो बताओ कौन सा संयोजन? बस ऐसे क्वेश्चन पूछेगा इसमें। फिर आपके वापस 2 संयोजन आते हैं और 2 संयोजन कौन से आते हैं? तो देखिएगा, एक होता है सिमेट्रिकल। कौन सा? सिमेट्रिकल। इसका हिंदी वर्जन है सममित। क्या? तो सिमेट्रिकल संयोजन कह दो या सिमेट्रिकल वाइंडिंग कह दीजिए यहाँ पे। और एक होता है अनसिमेट्रिकल। क्या होता है? यानी असममित। अब सुनो ध्यान से, अपन कहते हैं ये पोल है, ये भी पोल है, ये भी पोल है, ठीक है, और ये पोल है तो पोल के बीच में खांचे आते हैं, तो खांचों में अपन क्या डालेंगे? वाइंडिंग डालेंगे, ठीक है। और वाइंडिंग के संयोजन कहाँ जोड़ेंगे? कम्यूटेटर यानी सेगमेंट्स पर जोड़ेंगे। तो ध्यान सुनो, अब कम्यूटेटर पे आपको ब्रश भी लगानी है। क्या लगानी है? इस भाई साहब ने तो ब्रश ही लंबी पूरी बना दी। चलो खैर कोई दिक्कत नहीं, गलत बना दी लेकिन। अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं? तो देखो, यहाँ अपन ये कहते हैं कि भैया आपने वाइंडिंग डाली कि बिल्कुल 100% अपन ने ये कॉइल लगा दी एक, और ये जो कॉइल है यहाँ पे अपन ने देखा ये पोल की मध्य रेखा की सिद्ध है, और इस पोल की मध्य रेखा की जो सिद्ध है ना, और नीचे कम्यूटेटर पे हमारी क्या लगेगी? ब्रश। क्या लगेगी? अगर ये ब्रश इस पोल की मध्य रेखा की सिद्ध पे है, ब्रश इतनी सी आती है भैया, तूने तो 1 2 3 3 को
शॉर्ट सर्किट कर दिया। तो इसको थोड़ा सा वाइटनर लगा के और इसको आधी सी बनाना है ना ये। तो यहाँ पे वापस सुनो ध्यान से, मैं सीधा सा ये कह रहा हूँ कि जो हमारी ब्रश है ना, ये ब्रश कहाँ होनी चाहिए, ये पोल है तो इस पोल की सिध में होनी चाहिए। अगर ब्रश पोल की सिध में है ना तो वो कहलाता है सिमेट्रिकल। अगर ब्रश है ये पोल की सिध में न हो, अर्थात कहाँ हो, ये दोनों पोल है तो इसकी मध्य रेखा में अगर ब्रश यहाँ बनती है तो वो कहलाती है आपकी अनसिमेट्रिकल। जैसे अपन कहते हैं कि भैया वाइंडिंग तो ये है, लेकिन दोनों पोलों के मध्य में यहाँ पे अगर ये ब्रश यहाँ आती है, ये ब्रश यहाँ आती है, मैंने कहा पोल की मध्य रेखा की सिध में है क्या ब्रश? नहीं है। नहीं है तो फिर वो क्या कहलाएगा? असममित। अगर पोल की सिध में आ जाए तो बोलो वो क्या कहलाएगा? बस इतना सा याद रखो, अगर ब्रश आपकी पोल की सिध में है तो सममित, अगर पोल की सिध में नहीं है तो वो क्या है? बोलो याद रह जाएगा क्या? पोल की सिध में है तो सममित और पोल की सिध में नहीं है तो असममित। वह वाइंडिंग जिसमें ब्रश पोल की मध्य रेखा, यानी पोल है, पोल की मध्य रेखा, पोल की मध्य रेखा पर स्थित है, यानी यहां होती तो वो सिमेट्रिकल वाइंडिंग कहलाती। लेकिन दूसरा है वह वाइंडिंग जिसमें कार्बन ब्रश पोल की मध्य रेखा पर स्थित नहीं है। तो ये तो मध्य रेखा थी, तो यहां ब्रश है क्या? नहीं है, इसका मतलब दूर है। दूर है इसका मतलब ये क्या कहलाएगी? असममित यानी अनसिमेट्रिकल कहलाती। अब यहां पे पढ़ते हैं अपन बंद वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग? तो भैया एक होती है खुली वाइंडिंग और एक होती है बंद वाइंडिंग। तो खुली वाइंडिंग तो आपके एसी मोटरों में, एसी मशीनों में होती है, जबकि बंद जो वाइंडिंग होती है डीसी मशीनों के अंदर स्थापित की जाती। तो सीधा सा प्रश्न पूछेगा कि डीसी मशीनों में कौन सी वाइंडिंग की जाती है, तो सीधा सा बता देना कि डीसी मशीनों में कौन सी और एसी मशीनों में खुली वाइंडिंग। तो यहां अपन कहते हैं बंद वाइंडिंग का मतलब ये हो गया कि बंद वाइंडिंग का उपयोग डीसी मशीनों में करते हैं और यह आर्मेचर व रोटर पर स्थापित करते हैं। तो यह दो प्रकार की होती है। बोलो कौन कौन सी? तो दूसरा क्वेश्चन यहां बढ़ता है कि ये जो बंद वाइंडिंग है कौन सी मशीन? डीसी मशीन। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। और कौन कौन सी है? लेप वाइंडिंग और अब मेरे दोस्तों ये तो बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट है। तो ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। सबसे पहले तो लेप, और लेप को आप थोड़ा इंग्लिश में भी लिखना सीखो, LAP, ठीक है। लेप वाइंडिंग और इधर आ गया वेव वाइंडिंग यानी WAVE, ठीक है, वेव। अब यहाँ पे लेप वाइंडिंग के उपनाम यानी लेप वाइंडिंग को क्या क्या कहते हैं? तो देखो, एक होता है भैया चढ़ाऊ कुंडलन। क्या नाम है लेप वाइंडिंग का? चढ़ाऊ कुंडलन। और इसी को कहते हैं गमनागमन कुंडलन। क्या कहते हैं? गमनागमन। और मेरे दोस्तों जो लेप वाइंडिंग है इसका संयोजन समांतर क्रम में किया जाता है, इसलिए इसको समांतर कुंडलन भी कहते हैं। कितने नाम हो गए? टोटल तो 4 हो गए। यहाँ पे लेप वाइंडिंग, चढ़ाव कुंडलन, गमनागमन और समांतर। आगे देखो इधर वेव वाइंडिंग। अरे वेव का मतलब तो हिंदी में तरंगी है, तो तरंग कुंडलन। और मेरे दोस्तों वेव यानी बिल्कुल सीधी सट जाती है, तो सीधी सट जाती है तो श्रेणी होती है ना। तो यहाँ पे श्रेणी कुंडलन, और श्रेणी को हिंदी में कहते हैं सिरीज कुंडलन। तो यहाँ पे वेव वाइंडिंग को तरंग कुंडलन यानी श्रेणी कुंडलन और सीरीज वाइंडिंग कहते हैं। अब भाई ये वेव वाइंडिंग है, तो मुझे ये बताइए क्या ये एक दूसरे पे चढ़ेगी क्या? अरे चढ़ेगी तो सीधी कैसे होगी फिर?
इसका मतलब है कि यह वाइंडिंग एक के बाद एक करके आगे बढ़ती, अर्थात ये एक दूसरे पर नहीं चढ़ती है, जबकि ये उल्टा काम करती है। तो यहाँ ये वाइंडिंग एक दूसरे पर चढ़ करके आगे बढ़ती, यानी कि ये वाइंडिंग तो ऐसे ऊपर नीचे होती है, और ये वाइंडिंग क्या है, एक के बाद एक आगे बढ़ती जाती है। अरे ऐसे समझो, ऐसे है, यानी यो आगे, ये प्रोग्रेसिव यानी एक तरह की, है ना। तो ये आगे। अब इम्पोर्टेंट चीज है क्या, कि मुझे ये बताओ कि लेप वाइंडिंग का संयोजन कौन सा है, समांतर है ना। और जब समांतर है तो समांतर में मुझे ये भी बता दीजिए क्या समान रहता है, वोल्टेज समान रहता है ना। तो असमान क्या रहता है, ये असमान क्या है, धारा है। अब ध्यान रखना, चाहे तो ये पूछे चाहे ये पूछे, जो समान है ना उसको निम्न कर दो, जो समान है वो क्या कर दो, और जो असमान है उसको तो कितना भी बढ़ा दो तो अपने आप ही उच्च हो गया। तो यहाँ पे जो समान है उसको क्या करो आप, अरे लेप वाइंडिंग कौन सी है, कौन सी है, और ये जब समांतर है तो समांतर में क्या समान है, तो वोल्टेज क्या होगा इसमें, निम्न। वोल्टेज क्या होगा, अरे जब वोल्टेज निम्न है तो धारा बोलो क्या होगी। तो सीधा सा प्रश्न पूछा जाएगा कि लेप वाइंडिंग में किसका मान अधिक होता है, तो बता देना कि धारा का मान तो अधिक होता है और वोल्टेज का मान, किसका मान कम होता है, किसका ज्यादा, और दोनों भी एक साथ पूछ सकता है। क्लियर। अब इसमें आओ, तो मुझे ये बताइए वेव वाइंडिंग कौन सी वाइंडिंग, अरे तो श्रेणी वाइंडिंग में धारा क्या होती है, क्या होगी, अरे श्रेणी वाइंडिंग में असमान क्या है। अब मैं बार बार कह रहा हूं जो समान है उसको निम्न कर दो, सब समान धारा है, समान है तो ये तो निम्न रहेगी, बढ़ा ही नहीं सकते, ये तो समान है, जब बढ़ा ही नहीं सकते तो निम्न ही होगी। और ये असमान क्या है, वोल्टेज, तो इसको तो कितना भी बढ़ा दो। तो वेव वाइंडिंग में क्या निम्न, क्या निम्न, और बताओ किसका मान अधिक होगा, किसका मान। अब उल्टा सुल्टा कैसे भी पूछ ले वो, तो अपन सीधा कहेंगे वेव वाइंडिंग में धारा का मान तो निम्न होता है और वोल्टेज का मान क्या होता है, उच्च होता है। अब उल्टा सुल्टा कैसे पूछेगा, तो बताइए कि उच्च वोल्टेज निम्न धारा निम्न में से कौन सी वाइंडिंग है, ऐसे पूछेगा। तो तुरंत जवाब नहीं देना, पहले सोचना है क्या पूछ रहा है। उच्च धारा पूछा और निम्न वोल्टेज पूछा। निम्न वोल्टेज पूछा तो निम्न वोल्टेज है तो वोल्टेज तो समान है, और वोल्टेज समान है तो समांतर है, और समांतर है तो लेप वाइंडिंग है। इसका मतलब सिस्टम लेप वाइंडिंग है। अगर वो उल्टा पूछ ले कि वाइंडिंग धारा तो क्या हो जाए, निम्न, और वोल्टेज हो जाए उच्च, तो समझ जाना धारा निम्न है। धारा निम्न है इसका मतलब धारा समान है, और धारा समान है इसका मतलब समान किस में है, धारा श्रेणी में, और श्रेणी है तो श्रेणी वाइंडिंग, श्रेणी का मतलब वेव वाइंडिंग। तो ऐसे एक दूसरे से जोड़ करके इस समय ऐसे याद रखना, और जिंदगी भर तक नहीं भूलोगे आप। अब आपसे कहेगा उपयोग कहाँ करेंगे, अरे तो भाई साहब ऐसी जगह उपयोग करेंगे जिसमें धारा तो कम हो और वोल्टेज ज्यादा हो। धारा तो क्या हो, कम, और वोल्टेज, उस मशीन में इसका प्रयोग करेंगे। तो यहाँ सीधा सा अपन कह रहे हैं कि यह वाइंडिंग एक के बाद एक आगे बढ़ेगी, ठीक है। इसमें वोल्टेज तो क्या होगा और धारा क्या होगी, इसका उपयोग निम्न धारा, उच्च वोल्टेज क्षमता की जो मशीनें होती है उसमें इसका प्रयोग करते। जबकि इधर अपन ने क्या कहा कि ये वाइंडिंग एक दूसरे पर चढ़ करके स्थापित होती है, ठीक है, और इसमें धारा तो क्या होगी और वोल्टेज क्या होगा, निम्न होगा, और इसका उपयोग निम्न वोल्टेज, भाई वोल्टेज तो क्या है, निम्न, तो निम्न वोल्टेज उच्च धारा क्षमता की जो मशीनें होती है उसमें किया जाता है।
तो यहाँ जैसे मैं पूछ ले तो वेल्डिंग जनरेटर, यह किसी भी आर्मेचर में स्थापित कर सकते हो आराम से। XYZ कोई सा भी आर्मेचर आओ उसमें आप लैप वाइंडिंग कर सकते हो। इसलिए पहली प्राथमिकता किसको दी जाती है? लैप वाइंडिंग को दी जाती है कि लैप वाइंडिंग को आंख बंद करके कोई सा भी आर्मेचर हो सब में ठोक दो। लेकिन यहाँ पे जो वेव वाइंडिंग है हर कोई आर्मेचर में नहीं होगी, तो यहाँ अपन सीधा कहते हैं कि यह कम्यूटेटर पिच पूर्ण संख्या में होने पर ही स्थापित होती। यानी कि आपको अगर वेव वाइंडिंग करनी है तो पहले कम्यूटेटर पिच निकालनी पड़ेगी, और अगर कम्यूटेटर पिच पूर्ण संख्या में है तो आप वेव वाइंडिंग कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर सकते। अब यहाँ पे अपन आगे पढ़ते हैं। तो देखिएगा, तो यहां अपन कहते हैं कि भैया ये तो है लेप, ठीक है, और ये है वेव यहां पे। तो भैया लेप वाइंडिंग जो होती है इसमें आर्मेचर होगा, और आर्मेचर में समांतर पथों की संख्या पूछता है वो कि आपके आर्मेचर है, ठीक है भैया आर्मेचर है, और उसमें समांतर पथों की संख्या कितनी है। तो अपन सीधा सा कहेंगे कि भैया अगर समांतर पथों की संख्या पूछनी है आपको, लेकिन किसमें? लेप वाइंडिंग में अगर पूछ रहे हो तो उसमें ये देख लो कि पोल की संख्या कितनी है। जितने पोल है उतने ही पथ होंगे। तो इसको मैंने क्या लिखा? LAP लिखा। क्या लेपी है क्या? इसको तो हटा दो यहां से, क्या बचा? AP, और ये भैया आपस में ही बराबर है। यानी A का मतलब आर्मेचर पथों की संख्या और P का मतलब ये, तो दोनों आपस में बराबर है। जितने पोल होंगे उतने ही समांतर पथों की संख्या किसमें होगी? LAP लेप वाइंडिंग में होगी। लेप वाइंडिंग में आर्मेचर पथों की संख्या किसके बराबर है? पोलों के बराबर है। और भैया लेप वाइंडिंग के अलावा दूसरी पूछ रहे तो दूसरी वेव है, तो दूसरी में सीधा 2 ठोक दो। वो आपसे कहेगा ऐसी कौन सी वाइंडिंग है जिसमें समांतर पथों की संख्या पोल की संख्या पर निर्भर नहीं होती। तो अपन कहेंगे कि वो वेव वाइंडिंग ऐसी है जो पोलों पर निर्भर नहीं करती है। ये कैसे याद रहेगा? अरे याद ऐसे कर लो, वह कितनी बार है? 2 बार है। वह 2 बार है, बस 2 ही है इसमें। तो यहां सीधा सा याद रखा A बराबर 2। इसमें समांतर पथों की संख्या 2 होती है, और लिखना चाहो तो लिख लेना यहाँ पे, यह पोल पर निर्भर नहीं होती है। कौन? समांतर पथों की संख्या। समांतर पथों की जो संख्या है वेव वाइंडिंग में किस पर निर्भर नहीं होती? पोल पर निर्भर नहीं है भैया। पोल चाहे कितने भी, हमको कोई मतलब नहीं है। बोलो समझ में आ रहा है क्या? यहां पे अपन सीधा अब कहेंगे कि इसमें कम्यूटेटर पिच, क्या कम्यूटेटर पिच क्या होगा? तो अपन सीधा कहेंगे YC बराबर ±1 इंटू प्लेक्स। ये प्लेक्स क्या है? तो भैया अभी यानी कि अपन कहते हैं, देखो ये रहा, एक होता है सिंप्लेक्स। क्या इसमें प्लेक्स आ रहा है? तो कौन सा आ रहा है? सिंपल। और सिंपल बोले तो फिर आ रहा है प्लेक्स। कौन सा? ड्यूप्लेक्स। कौन सा? ड्यूप्लेक्स का मतलब फिर आता है तीसरा प्लेक्स, यानी ट्रिप्लेक्स। ट्रिप्लेक्स बोले तो फिर वापस प्लेक्स आ गया। कौन सा? क्वाड्रुप्लेक्स। इसका मतलब, तो भैया ये प्लेक्स की संख्या आ गई। इसमें तो 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें, तो ये प्लेक्स आ गई। अब आपसे क्या पूछेगा? आपसे कहेगा कि ड्यूप्लेक्स लेप वाइंडिंग है। ड्यूप्लेक्स लेप वाइंडिंग है, तो बताओ कम्यूटेटर पिच कितने होंगे? भैया अपन ड्यूप्लेक्स के पास आएंगे। अरे भाई प्लेक्स कितना है? कहते 2 है। 2 इंटू 1 किया तो 2 ही आया। तो भैया YC का मतलब कितना हो गया? यानी कि कम्यूटेटर पिच का मतलब कितना हो गया? अरे कितने में?
ड्यूप्लेक्स में। आपसे पूछे ट्रिप्लेक्स में, अरे ट्रिप्लेक्स में तो प्लेक्स की जगह कितना रखेंगे? 3, और 3 को इंटू करो 1 से तो 3 एकम, तो इसमें बोलो YC का मान कितना हुआ? 3 हुआ। यानी क्या हुआ? भैया अगर ये टॉपिक से छूट गया, ये इंपॉर्टेंट है भैया, आप यूट्यूब पे जाके देख लीजिए। तो भैया अभी तक 1.5 घंटा हुआ है भैया, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब आप यहाँ पे अपन आगे देखते हैं कि अपन ने पढ़ा कम्यूटेटर पिच, और यहीं से फिर वापस पूछेगा कि वेव वाइंडिंग में कम्यूटेटर पिच कैसे है। तो अपन ने कहा कि भैया ड्यूप्लेक्स, अरे ड्यूप्लेक्स का मतलब तो 2 होता है, तो यहाँ पे अपन 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 होगा, और 4 है तो अब यहाँ चालकों की संख्या होगा। तो चालकों की संख्या, पहले तो ऊपर का डाटा निकालो और फिर पोल की संख्या देगा। तो यहाँ पे कम्यूटेटर पिच निकालने के लिए पोल की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन समांतर पथों की संख्या निकालने के लिए पोल की संख्या की आवश्यकता नहीं है। अब यहां पे अपन ये कहते हैं कि भैया ये 4 प्रकार के हैं, सिंप्लेक्स, ड्यूप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स, इक्वाड्रुप्लेक्स, और यहां सिंप्लेक्स, ड्यूप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स, इक्वाड्रुप्लेक्स। अब सीधा क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि यहां पे लेप वाइंडिंग है कौन सी? समांतर, तो इसमें सीधा सा अपन कहेंगे P है, ठीक है। तो P का मतलब है पोल की जितनी संख्या है उतने ही समांतर पथ होंगे। ड्यूप्लेक्स है तो यहां पे P और लेकिन 2P, तो यहां जितने भी पोल है, जैसे मैंने कहा 8 पोल है, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16 समांतर पथ हो जाएंगे। यहां पे ट्रिप्लेक्स है तो यहां P का मान देगा वो प्रश्न में, और लेप वाइंडिंग देगा तो आपसे कहेगा कि भैया एक ट्रिप्लेक्स लेप वाइंडिंग है। कौन सी वाइंडिंग है? ट्रिप्लेक्स लेप वाइंडिंग है, तो उसमें समांतर पथों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो वहां पे पोल की संख्या 4 हो। तो भैया 4 है, इसका मतलब 4 रखेंगे, 4 तिया 12, वहां पे समांतर पथ होंगे। लेकिन इधर मामला अलग है। वो क्या है? क्योंकि ये जो संख्या है ये पोल की संख्या पे निर्भर नहीं होती। तो आपसे कहेगा कि डीसी जनरेटर के आर्मेचर में वेव वाइंडिंग स्थापित है, वेव वाइंडिंग स्थापित है, और यदि पोल की संख्या 4 है तो बताओ ड्यूप्लेक्स में समांतर पथों की संख्या कितनी होगी? ऐसे पूछेगा भैया। पहली बात तो ये है, सबसे पहले तो आप समांतर पथों की संख्या निकालो, तो अपन कहते हैं कि फिक्स है 2 होगी। क्या है? 2, जब तक वो कुछ नहीं कहता। लेकिन उसने एक नाम दे दिया ड्यूप्लेक्स। क्या नाम दे दिया? तो भैया 2 तो है ही, लेकिन इसको इंटू करो 2 से तो कितनी हो जाएगी? 4। बस इतना ही करना है। आपसे पूछे ट्रिप्लेक्स, तो यहां पे भैया ट्रिप्लेक्स, तो ट्रिप्लेक्स का मतलब कितना है? 3, लेकिन पथों की संख्या तो फिक्स है 2, तो 2 को इंटू सीधा कर दो 6, तो यहां पे फिर 6 आएंगे। ये 2 किसका है? तो अपन कहेंगे ये सिंप्लेक्स का 2 है। जब तक कोई नाम नहीं दे तब तक अपन कितना करेंगे? 2 करेंगे, और 2 हमेशा किसका रहेगा? लेकिन आपसे डुप्लेक्स कह दे तो दुगुना कर देना, ट्रिप्लेक्स कह दे तो 3 गुना कर देना, और इक्वाड्रुप्लेक्स कह दे तो 4 गुना कर देना। 4 गुना का मतलब होता है 8। तो ये समांतर पथ होते हैं आपकी इधर कंप्लीट लेप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग। अब देखो यहाँ पे अगला आता है यहाँ पे ये वाइंडिंग। तो यहाँ पे वाइंडिंग के 3 पॉइंट है, और 3 पॉइंट कौन से हैं? फुल पिच वाइंडिंग, एक है शॉर्ट पिच वाइंडिंग, और एक होता है भैया लॉन्ग पिच वाइंडिंग। कौन कौन से हैं? लॉन्ग पिच वाइंडिंग, शॉर्ट पिच वाइंडिंग और लॉन्ग पिच वाइंडिंग। अब फुल पिच वाइंडिंग किसे कहते हैं? तो अपन कहते हैं इस प्रकार की वाइंडिंग में पोल पिच का मान बोलो कितना डिग्री हो? 180 डिग्री विद्युत कोण के बराबर है कौन? पोल पिच। अगर पोल पिच का मान 180 डिग्री विद्युत कोण के बराबर है तो बोलो वो कौन सी वाइंडिंग कहलाएगी? अगर 180 डिग्री से कम है तो बोलो क्या कहलाएगी? और 180 डिग्री से ज्यादा है तो बोलो क्या कहलाएगी? तो नॉर्मल है, यानी कि फुल है। फुल का मतलब तो है 180, ये तो है फुल, ठीक है। अगर इससे ज्यादा जाते हैं तो लॉन्ग, और इससे कम आते हैं तो शॉर्ट, और 180 होती है तो बस इतना सा याद रखना। फुल पिच कितने डिग्री पे होगी?
और 180 डिग्री से कम है तो, और 180 डिग्री से ज्यादा है तो यहां पे। अब देखो 180 डिग्री में पोल पिच और कॉइल पिच आपस में क्या होगी, यहां पे शॉर्ट पिच में पोल पिच ज्यादा होता है, किससे, कॉइल पिच से, और यहां पे पोल पिच का मान कम होता है, किससे, कॉइल पिच से। किसमें, लॉन्ग पिच के अंदर होता है। अब यहां वाइंडिंग के अंदर मैंने दिखाया कि इसमें जो वाइंडिंग होगी वो 180 डिग्री पे होगी। यहां पे भाई ये पूरा 360 है, तो यहां अब ये 180 था, क्या 180 है क्या इसमें, क्या 180 से ज्यादा है, क्या 180 से कम है, कम है, तो कौन सी है, शॉर्ट। और इसमें देखो 180 ये है तो 180 से ज्यादा है। तो यहां पे पिच फैक्टर का मान फुल पिच में बोलो कितना होगा, 1 होगा, कितना होगा, और यहां पे पिच फैक्टर बराबर इकाई से क्या होगा, कम। तो यहां पे अगर पिच फैक्टर का मान आपका 1 है तो वह वाइंडिंग क्या कहलाएगी। अगर पिच फैक्टर का मान 1 से कम है तो वो क्या कहलाएगी, और पिच फैक्टर का मान इकाई से अधिक है तो बोलो क्या कहलाएगी। अरे जब इकाई से अधिक होता है तो वहां 180 डिग्री से क्या होता है, ज्यादा होता है। जब इकाई से कम होता है तो 180 डिग्री से क्या होता है, और जब भैया इकाई होता है तो कितना डिग्री होता है। अब देखो यहां पे उत्पन्न ईएमएफ, अरे भैया वाइंडिंग क्या है, इतनी सी है, तो यहां पे अपन क्या करेंगे, देखो पहले इनको समझो। वाइंडिंग आधी भी नहीं है, जब आधी भी नहीं है तो उत्पन्न ईएमएफ थोड़ा सा ही तो होगा। तो यहां अपन ने कहा उत्पन्न ईएमएफ क्या हुआ, निम्न, और यहां देखो इतनी सारी है, इतनी सारी है तो उत्पन्न ईएमएफ क्या हुआ। अब ये जो फुल पिच है इन दोनों के बीच में है, यानी शॉर्ट से तो ज्यादा है और लॉन्ग से, तो इसी प्रकार अपन करेंगे कि शॉर्ट से तो क्या होगा, अधिक, और लॉन्ग से क्या होगा, कम। अब इसमें देखो तांबा, इसमें सबसे कम लग रहा है तांबा, तो इसमें तांबा सबसे कम है और इसमें सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा अगर तांबा है तो बोलो हानि भी सबसे ज्यादा होगी। यहां पे तांबा सबसे कम है तो हानि भी, और इन दोनों के बीच का सिस्टम है इसमें, तो ये। अब जब हानि सबसे कम है तो दक्षता भी क्या होगी, इसकी ज्यादा होगी, और इसमें हानि सबसे ज्यादा है तो भैया दक्षता क्या हो जाती है, और दक्षता कम है तो जीवन काल भी कम है, तो यहां जीवन काल क्या होगा, अधिक। ये तो बीच का तुलना करके है हमेशा फुलवाड़ा, तो ये इंपॉर्टेंट है सीधा। अगला देखो यहां पे, तो यहां पे अब अगला है आपका संतुलित वाइंडिंग यानी बैलेंस वाइंडिंग। संतुलित वाइंडिंग यानी कि बैलेंस वाइंडिंग। अब देखो संतुलित वाइंडिंग यानी बैलेंस वाइंडिंग क्या है, यदि एक ही फेज में या एक ही फेज के प्रत्येक कॉइल ग्रुप समान हो तो वह संतुलित वाइंडिंग कहलाती। मतलब क्या है इसका, मतलब यह कह रहा है कि एक ही फेज, आवाज नहीं भाई, एक ही फेज के प्रत्येक कॉइल, यानी एक कॉइल है और एक ही कॉइल के जो ग्रुप संख्या है वो ग्रुप संख्या क्या हो, बिल्कुल। अगर ग्रुप संख्या समान है ना तो संतुलित, और ग्रुप संख्या असमान है, अलग अलग है, तो वो क्या कहलाएगी। यदि एक ही फेज के प्रत्येक कॉइल की ग्रुप संख्या क्या है भाई, एक कॉइल है, किसी के लिए 2 है, किसी के लिए 3 है, किसी के लिए 4 है, तो असमान। और यहाँ पे प्रत्येक कॉइल के लिए जो ग्रुप की संख्या है वो फिक्स है 2 2 2 2, या फिक्स है 3 3 3 3 3 3 सबके लिए। तो 3 3 है तो संतुलित, और असमान है तो असंतुलित, बस सीधा सा है। तो इसमें समूह क्या बढ़ेंगे, सम बढ़ेंगे, समान है, और इसमें समूह क्या बढ़ेंगे, विषम बढ़ेंगे। अगला है वितरित वाइंडिंग यानी डिस्ट्रीब्यूटर वाइंडिंग। यदि वाइंडिंग में कॉइल की संख्या प्रति पोल प्रति फेज 1 से अधिक हो, प्रति पोल यानी एक पोल है और एक पोल में ही 1 से क्या है, ज्यादा है, तो प्रति पोल प्रति फेज 1 से अधिक है तो वो बोलो क्या कहलाएगी, वितरित वाइंडिंग कहलाएगी। और इसे भिन्नात्मक वाइंडिंग या फ्रैक्शन वाइंडिंग कहते हैं, इसको इंपोर्टेंट कर लेना। अब जो वितरित वाइंडिंग है इसके लाभ हानि सुनो। तो यहां अपन नॉर्मली कहते हैं वितरित वाइंडिंग के लाभ, इसमें
हार्मोनिक्स समस्या क्या होती है? नहीं होती है। तो इसका मतलब आपसे पूछेगा कि हार्मोनिक समस्या को दूर करने के लिए कौन सी वाइंडिंग प्रयोग की जाती है। और मैंने लिखा भी था जब मशीन पढ़ाते समय कि हार्मोनिक समस्या को दूर करने के लिए यहाँ भिन्नात्मक वाइंडिंग अपन प्रयोग करते हैं। इसमें स्पार्किंग नहीं होती है, इसमें हानि नगण्य होती है, दक्षता व जीवन काल क्या होता है इसका? उच्च होता है। और वितरित वाइंडिंग दो प्रकार की होती है, एक होती है आंशिक वितरित वाइंडिंग और एक होती है पूर्ण वितरित वाइंडिंग। तो यहाँ पे आंशिक वितरित वाइंडिंग का मतलब है यदि खांचों में वाइंडिंग स्थापित करते समय कुछ जगह रह जाती है, भाई खांचों में अपन ये डाल रहे हैं और खांचों में कुछ जगह रह गई स्लॉट में, तो वो वाइंडिंग क्या कहलाएगी? आंशिक वितरित वाइंडिंग। और यदि खांचों में बिल्कुल भी जगह नहीं रही 1% भी, तो वो वाइंडिंग कहलाएगी आपकी पूर्ण वितरित वाइंडिंग। यदि खांचों में वाइंडिंग स्थापित करते समय कुछ भी जगह नहीं रहती तो वह पूर्ण वितरित वाइंडिंग कहलाती। भाई खांचों यानी स्लॉट्स में जगह रह गई तो आंशिक, और जगह नहीं रही तो वो क्या रहेगी? पूर्ण। अब आती है आपके एसी वाइंडिंग। कौन सी? अब इसमें 3 चीज ही इंपॉर्टेंट है, एक तो नाम, एक इसकी शकल सूरत और तीसरा है उपयोग, बस। और यहां पे क्वेश्चन बार बार पूछेगा तो ये ध्यान रखना, नाम होना चाहिए और नाम का मतलब फिक्स है, शकल सूरत उसके नाम से ही होनी चाहिए और उसका यूज। तो पहला है बास्केट वाइंडिंग। बास्केट वाइंडिंग को कहते हैं टोकरी यानी कि डोकली वाइंडिंग। अब मैंने मशीन पढ़ाते समय यह भी बताया था कि बास्केट वाइंडिंग कितने फेज मशीनों में प्रयोग करते हैं? कितने फेज में? 3 फेज मशीनों के अंदर अपन प्रयोग करते हैं। तो इस वाइंडिंग का उपयोग 3 फेज प्रेरण मोटरों में किया जाता है और इसमें कॉइल पिच क्या होती है बिल्कुल, और कितने प्रकार की होती है भैया? ये सिंगल लेयर होती है और एक होती है डबल लेयर। तो यहाँ पे इसे बना दिया इसको, चलो। तो अब यहाँ पे इसको इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है कि इसको तैयार करने पर जो अपनी बांस की टोकरी होती है, डोकला होता है, तो उसके समान दिखती है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कैसे पहचानोगे सिंगल लेयर सिस्टम उल्टा है। अगर इस तरह 2 डंडे दिख जाएं आपको तो समझ जाना सिंगल है। डबल का डबल मत करना, 2 डंडे दिख जाए तो यहाँ पे क्या बता देना? सिंगल लेयर है। और यहाँ पे एक एक दिख जाए इसका मतलब डबल लेयर है। इसका मतलब क्या है? डबल लेयर होती, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ी थी कि सिंगल लेयर और डबल लेयर वाइंडिंग, तो उसमें क्या था कि पोल की संख्या दोगुनी होती है और कॉइलों की संख्या आधी होती है, तो वो सिंगल लेयर होती है। और यहाँ पे अगर बराबर है भाई, कॉइल संख्या और पोल संख्या बराबर है तो डबल लेयर तो होगी, इसलिए यहाँ पे एक एक होता है। भाई बराबर आ गया सब में, तो ये डबल लेयर, और इसमें पोल ज्यादा है और कॉइल कम है, इसलिए कौन सी वाइंडिंग कहलाएगी? सिंगल लेयर वाइंडिंग। यानी सिंगल लेयर तो है तो सिंगल लेयर बास्केट वाइंडिंग। शकल सूरत ध्यान रखना, ऐसे ही देखने को वो मिलेगा, ऐसे ही फोटो खींच के सीधा वो डालेगा और पूछ लेगा निम्न में से कौन सी वाइंडिंग है, और आपसे पूछेगा सीधा कि वो बास्केट वाइंडिंग होती है। यहां पे देखो नेक्स्ट आती है सकेंद्रीय वाइंडिंग यानी कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग। और ये भी मैंने बताया था कि कौन सी मशीनों में? सिंगल फेज जो अपनी मशीन होती है उसके अंदर अपन कौन सी वाइंडिंग करेंगे? कॉन्सेंट्रिक यानी सेकेंडरी और 3 फेज में बास्केट अपन प्रयोग करते हैं। इसमें प्रत्येक कॉइल पिच का मान समान नहीं होता है। क्यों? तो देखो ये छोटी है, ये फिर बड़ी है और फिर ये और बड़ी है। अगर इस तरह देखने को मिलती है तो अपन कहते हैं सीधा कि कौन सी वाइंडिंग है? सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। तो 3 चीज बार बार बोल रहा हूं, एक तो नाम, एक इसकी शकल सूरत और तीसरा है उपयोग। 3 ही चीज याद रखनी है। अगला है स्किन वाइंडिंग यानी लच्छी वाइंडिंग। अब यहां पे देखो इसमें कितनी वाइंडिंग है, कितनी कॉइल है? अरे कितनी कॉइल है इसमें? अरे एक ही है। गहराई से देखो, यही तो लपड़ा पसेगा। अरे यहां से गई यो लपेटे खाकर ये आ गई, तो एक ही है। तो इसमें यही इंपॉर्टेंट है, इसमें एक बड़ी कॉइल लपेटी जाती है जो विभिन्न खांचों में स्थापित की जाती है। तो ये ध्यान रखना।
तो ये आपकी कौन सी वाइंडिंग है? लच्छी वाइंडिंग यानी कि स्किन वाइंडिंग। अब दूसरा है फ्लैट लूप नॉन ओवरलैप वाइंडिंग। नॉन ओवरलैप का मतलब ओवरलैप नहीं है, तो फ्लैट का मतलब फ्लैट बिल्डिंग और एक दूसरे को ऊपर नीचे भी नहीं टच कर रही, तो इसको खड़ा कर दो। यानी तो यहाँ पे एक फ्लैट ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो इसको सीधा खड़ा करते हैं तो फ्लैट नुमा ही दिखती है। तो यहाँ पे इसमें प्रत्येक कॉइल समान होती है, ठीक है, छोटे आकार की होती है, ठीक है, और इसका उपयोग अपने पंखे होते हैं, ठीक है, एसी होती है, ये पूरा है भैया एसी पंखा है ना, एसी पंखों में किया जाता है। और इसमें कॉइल पिच का मान क्या होता है? समान होता है। क्यों समान का मतलब ये है कि इसमें बराबर है सब ये, जबकि इसमें असमान है। ऊपर वाले में भी क्या था? असमान था, जबकि यहाँ पे इस प्रकार से होता है। तो ये है आपकी फ्लैट लूप नॉन ओवरलैप। और इसी की एक जुड़वा है ये, तो फ्लैट लूप ओवरलैप, इसमें शब्द क्या लग रहा था? नॉन, और इसमें क्या लग गया? अब देखो अगर ये 4 डब्बों को उठाए तो ये है, लेकिन इसमें क्या होता है? एक वाइंडिंग और होती है ऐसे ऐसे, तो ये एक दूसरे को आपस में क्या कर रही है? ये ओवरलैप और करती है। और इस वाइंडिंग को जब ओवरलैप करते हैं तो बोलो ये साइकिल की सी चैन नजर आ रही है क्या? इसलिए इसको चैन वाइंडिंग कहते हैं। इसी को जंजीर वाइंडिंग भी कहते हैं। नहीं लिखा गया इसमें? हाँ ये रहा उपनाम, चैन वाइंडिंग है, जंजीर वाइंडिंग आदि। तो यहाँ पे अब आप गहराई से ये सीलिंग फैन कभी खोल के चेक करना, तो इसमें एक तो बड़ी कॉइल नजर आती है और एक छोटी आती है। तो यहाँ पे एसी पंखों में ज़्यादातर ये प्रयोग अपन करते हैं। तो यहाँ पे इसमें छोटी व बड़ी 2 प्रकार की कॉइल प्रयोग करते हैं। इसका उपयोग सीलिंग फैन यानी छत पंखे में किया जाता है। और इसमें पिच का मान क्या है? क्यों है? क्योंकि इसमें एक तो बड़ी है और एक छोटी है। अगर इसमें देखो दोनों ही बराबर है भाई, ये तो बराबर है ना, इसलिए इसमें पिच का मान क्या है? समान। और इसमें छोटी बड़ी है, इसलिए पिच का मान क्या है? असमान है। इसमें कॉइल पिच असमान होती है। उपनाम में अपन ने पढ़ा चैन वाइंडिंग यानी जंजीर वाइंडिंग होती ही है। अब आती है आपकी स्क्यू वाइंडिंग यानी तिरछा घुमाऊ वाइंडिंग। यानी एक तरफ तो ये कम है और एक तरफ है ज्यादा, और ये वाइंडिंग बढ़ गई इससे, ठीक है। तो ये तिरछा घुमाऊ वाइंडिंग है यानी स्क्यू वाइंडिंग। और इसमें कॉइल के आमने सामने के भाग बराबर नहीं होते। इसका उपयोग उच्च वोल्टेज पर किया जाता है। कहां करेंगे? उच्च वोल्टेज पर किया जाता है। अब एक आता है डायमंड, तो ये डायमंड आकृति में ही है, हीरा घुमावदार वाइंडिंग यानी। तो इसमें क्या करेंगे? इसकी कॉइल हीरे के समान होती है और इसका उपयोग है उच्च वोल्टेज पर किया जाता है, उच्च वोल्टेज मशीनों में किया जाता है। और एक होती है इनवोल्यूट वाइंडिंग। तीनों वाइंडिंग का सेम उपयोग है, एक तो स्क्यू वाइंडिंग, एक डायमंड और एक होती है इनवोल्यूट। तीनों का एक ही प्रयोग है, उच्च वोल्टेज पर कार्य करने वाली मशीनों में करते हैं। तो ये आपकी कौन सी है? इनवोल्यूट है। ये आयताकार आकार में होती है, इसका उपयोग उच्च वोल्टेज पर कार्य करने वाली मशीनों में किया जाता है। तो दोस्तों ये 8 प्रकार हैं और 8 के 8 आपको नाम, इनकी शकल और कार्य, यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछा जाता है बार बार। शकल दे के नाम पूछेगा, नाम दे के शकल पूछेगा, या शकल दे के यूज पूछ लेगा, या नाम दे के यूज पूछ लेगा, बस। अब देखो भैया, चैप्टर के हिसाब से तो यानी नियम के अनुसार तो चैप्टर दी एंड है, लेकिन विभिन्न प्रकार की वाइंडिंगें और होती है और वहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो मैंने क्या है, वाइंडिंग जब चल रहा है तो सारी वाइंडिंगों को एक जगह पटक के पढ़ा दिया। तो यहाँ पे तो देखो अन्य प्रकार की वाइंडिंग की बात करते हैं तो नाम और यूज देखना है आपको। एक होती है हेलिक्स वाइंडिंग। कौन सी? तो इस वाइंडिंग का उपयोग अधिक धारा, निम्न वोल्टेज तथा उच्च क्षमता वाले ट्रांसफार्मर में किया जाता है और इसमें चालक आयताकार आकार में होते हैं। एक है क्रॉस ओवरलैप। इसका उपयोग निम्न धारा, उच्च वोल्टेज तथा निम्न क्षमता वाले ट्रांसफार्मर में किया जाता है और इसमें जो चालक हैं वो कहाँ कैसे मिलेंगे? वृत्ताकार। ध्यान रखना, हेलिक्स में तो आयताकार है और इसमें क्रॉस के अंदर क्या है? वृत्ताकार है। एक होती है रनिंग वाइंडिंग, मेन वाइंडिंग, मुख्य वाइंडिंग, चालित वाइंडिंग। यह वाइंडिंग मोटे तार, कम लपेट की, विद्युत रोधी तांबे तार की बनी होती है। इसे स्टेटर के आंतरिक खांचों में स्थापित करते हैं तो इसका प्रतिरोध निम्न व इंडक्टेंस क्या होता है? उच्च होता है।
ये चीज़ दोबारा रिपीट हो रही है भाई, क्योंकि आपको जो सिंगल फेज मोटर पढ़ाई थी वहाँ भी मैंने पढ़ा दिया था। स्टार्टिंग वाइंडिंग, सहायक वाइंडिंग, ऑक्सिलरी वाइंडिंग, इसे प्राथमिक वाइंडिंग भी कहते हैं। तो यह वाइंडिंग पतले तार की होती है और अधिक लपेट है और विद्युत रोधी तांबे तार की बनाते यह स्टेटर के ऊपरी खांचों में स्थापित की जाती है। इसका मुख्य कार्य क्या है? मोटरों को स्टार्ट करना होता है। और इसमें प्रतिरोध तो भैया क्या होगा? क्यों होगा? क्योंकि ये पतले तार की होती है। और इंडक्टेंस क्या होगा? यहां पे नेक्स्ट पढ़ते हैं कंपन सेटिंग वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग? और ये समकारी वाइंडिंग है और इसे को ही कहते हैं प्रतिकारक वाइंडिंग। यह मोटे तार की होती है भैया और कम लपेट की होती है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं ये मोटे तार की जो होती है और कम लपेट की होगी तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? क्या होगा? प्रतिरोध इसका क्या होता है? कम होता है। यह आर्मेचर वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में लेकिन विपरीत दिशा में, यानी कि हमारी आर्मेचर वाइंडिंग ऐसे है, ठीक है। अब इसके श्रेणी क्रम में तो लगाएंगे लेकिन विपरीत दिशा में लगाएंगे, यो उल्टी दिशा में। तो इसका चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है और इसका चुंबकीय क्षेत्र होगा इस दिशा में। तो आपस में विरोध करेंगे कि नहीं करेंगे? तो विरोध कर देंगे। तो यह आपके आर्मेचर के अंदर क्या चीज? कंपन सेटिंग जो वाइंड, ये तो स्टेटर पे होगी लेकिन आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जुड़ेगी ब्रश के द्वारा। अब यहां पे इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो ये वाइंडिंग इसके चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित कर देगी और हमारे डीसी जनरेटर के अंदर जो आर्मेचर चुंबकीय जो फ्लक्स होता है, यानी कि प्रतिक्रिया, चुंबकीय प्रभाव, आर्मेचर जो रिएक्शन होता है उसको खत्म करने के लिए ये वाइंडिंग प्रयोग करते हैं। एक होता है कम्यूटेशन, तो कम्यूटेशन के लिए भी ये वाइंडिंग प्रयोग होती है। तो यह आर्मेचर वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में लेकिन विपरीत दिशा में फील्ड पोलों पर स्थापित करते हैं। इसका मुख्य कार्य आर्मेचर प्रतिक्रिया और कम्यूटेशन है ना। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। तो सीधा सा पूछ लेगा कि आर्मेचर प्रतिक्रिया और कम्यूटेशन को कौन सी वाइंडिंग द्वारा दूर किया जाता? क्या चीज? हाँ, तो फील्ड पोल ही एक तरह का छोटा पोल यानी इंटरपोल। अब देखो यहाँ पे कंपन सेटिंग हो गई। ओवरलोड कॉइल यानी OLC, यह मोटे तार कम लपेट विद्युत रोधी तांबे तार की क्या होती है? बनी होती है और इसका मुख्य कार्य मशीनों को ओवरलोड से बचाना होता। कहाँ लगेगी? तो अपन कहेंगे फेज तार के श्रेणी क्रम में संयोजित होती है और यह NVC को शॉर्ट सर्किट करती। इंपोर्टेंट है नाम, ओवरलोड कॉइल OLC। एक होती है नो वोल्ट कॉइल यानी NVC। और दोस्तों ध्यान रखना, शून्य विभव कॉइल और इसका उपनाम जो होता है वो होल्डिंग कॉइल है। इंपॉर्टेंट है। ये आपके पतले तार अधिक लपेट की होती है। कौन से तार की? पतले तार अधिक लपेट की होती है और विद्युत रोधी तांबे तार की अपन बनाते। इसका मुख्य कार्य किसी लीवर है, प्लंजर है, कोई कॉन्टैक्टर है तो उनको जकड़ना होता। ये प्रत्येक स्टार्टर के अंदर लगती है भाई। और कौन से सिद्धांत पर काम करेगी? चुंबकीय सिद्धांत पर कार्य करती। अब आता है इंटरपोल वाइंडिंग। यह वाइंडिंग मोटे तार और कम लपेट की बनाई जाती है तो यह इंटरपोल वाइंडिंग कहलाती है। यह आर्मेचर रिएक्शन, कम्यूटेशन दोष और स्पार्किंग को क्या करती है? सुरक्षा करती है। यह फील्ड पोल वाइंडिंग जो होती है ना, हमारी फील्ड वाइंडिंग, उसका 1/3 भाग होता है। और ये इंटरपोल जो होता है तो अपन कहते हैं ये होता है और इसके बीच में एक छोटा सा पोल बनाया जाता है, इसे इंटरपोल कहते हैं। इसकी संख्या कितनी है? अरे जितने बड़े हैं ना उतने ही छोटे होते हैं। एक होती है डैम्पर वाइंडिंग, इसे स्पीच वाइंडिंग कहते हैं, इसे अमोर्टिसायर वाइंडिंग कहते हैं या अवमंदक वाइंडिंग कहते हैं। तो ये क्या है? इसका उपयोग हंटिंग दोष को दूर करने, स्टार्टिंग टॉर्क प्रदान करने या तुल्यकालिक मोटर को चालू करने में किया जाता है। यह मोटे तांबे तार की शॉर्ट सर्किट वाइंडिंग होती है जो फील्ड पोल पर लपेटी जाती है। भैया इसको एक काम करना, यहां आप करना रोटर पोल, फील्ड पोल नहीं, रोटर पोल।
क्या, रोटर पोल, यानी कि इस तरह। तो यहाँ पे ये स्थापित करते हैं, ये शॉर्ट सर्किट। तो यहाँ क्या करोगे, यानी मोटे तार की तो है और शॉर्ट सर्किट भी है, तो अपन कहेंगे रोटर पोल पर, अरे क्या लिख दिया यार, खांचों में थोड़ी आएगी, चलो खांचे बना दिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे रोटर पोल पर, रोटर पोल पर यानी कि यहाँ पे ये खांचे हैं, यानी इसमें, तो रोटर पोल पर, ये ध्यान रखना ना, ये रोटर पर नहीं भाई, रोटर पर नहीं, रोटर पे तो ये वाइंडिंग आएगी हमारी उत्तेजित करने के लिए, तो ये वाइंडिंग अलग है और ये वाइंडिंग अलग है। तो रोटर पोल पर है ना, फील्ड की जगह क्या शब्द लिखोगे, रोटर पोल। पोल तो इधर लिखा कर रहा है, आप फील्ड की जगह बस ये लिख देना रोटर। खांचे तो सही है भाई, खांचे तो बता दिए ना ऐसे काट के। वाइंडिंग के क्या दोष है, तो देखो एक तो होता है खुला परिपथ दोष, भाई ये हमारी वाइंडिंग है ये, और बीच में से टूट गई तो क्या हो गई, खुला परिपथ दोष हो गया। लघु शॉर्ट सर्किट यानी ये है आपस में चिपक गई गर्म होके, तो शॉर्ट सर्किट हुई कि नहीं हुई। और यहाँ पे अगर इसका हल्का सा इंसुलेशन छिलके किसी दीवार के टच हो गया तो वो क्या हो गया, लीकेज हो गया सीधा। अब वाइंडिंग के परीक्षण कर लीजिए। तो यहाँ पे ये वाइंडिंग के परीक्षण है। तो एक होता है निरंतरता परीक्षण यानी कंटिन्यूटी टेस्ट। ये कंटिन्यूटी का मतलब क्या है, ये भैया वाइंडिंग है बहुत बड़ी सारी और हमको ये पता नहीं चल रहा है कि सही है खराब है, तो अपन अब इसको टेस्ट करने के लिए अनेक मीटर होते हैं। या तो आप टेस्ट लैंप से चेक कर लीजिए, या आप मल्टीमीटर से चेक कर लीजिए, या आप ओम मीटर से चेक कर लीजिए। तो नॉर्मल जैसे मैं बताऊं आपको, ये आपका लैंप होता है और ये होल्डर हो गया, और होल्डर से दो तार आएंगे, है ना। इसको तो सीधा आप सॉकेट में दे दो, ठीक है, और यहाँ से इसको तोड़ देना, एक तार को यहाँ टच कर देना और एक तार को ये टच कर देना। ये टेस्ट लैंप सीरीज हो गई। अगर ये वाइंडिंग सही है तो बोलो लैंप जलेगा कि नहीं जलेगा, जलेगा ना। दूसरी चीज, पहले तो यहाँ टच करके ये चीज चेक कर लेना कि लैंप कितना तेज जल रहा है। एक चीज ध्यान रखना, ये एलईडी मत लेना, 60 वाट का या 100 वाट का लैंप लेना, क्योंकि एलईडी समान प्रकाश देगी, पता ही नहीं चलेगा शॉर्ट सर्किट है कि या फिर सही है खराब है, तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ आप लेना। अब यहाँ पहले तो टच करके अपन ने देख लिया कि प्रकाश की रोशनी इतनी है। अगर यहाँ टच करने पर ये लैंप आपका धीमा जलता है, डिम जलता है, इसका मतलब वाइंडिंग सही है। क्यों, क्योंकि बहुत बड़ी है ये, तो वोल्टेज ड्रॉप हो गया ना, वोल्टेज ड्रॉप हो गया तो इसके पास कम मिला, तो ये सही है। अगर पहले के बराबर रोशनी दे रहा है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं चिपक गई, शॉर्ट सर्किट हो गई और धारा तुरंत ही आ गई बाहर। और ये कहीं से ओपन सर्किट है तो टूटी पड़ी है, ये तो टूटी पड़ी है तो ये लैंप ही नहीं जलेगा। तो ऐसे कंटिन्यूटी अपन टेस्ट ज्ञात कर सकते हैं। लघु भी बता दिया इसी से। अब ध्यान रखना, एक होता है ग्राउलर परीक्षण। तो यहां पे ग्राउलर परीक्षण क्या होगा, तो भैया ग्राउलर इस प्रकार का होता है, एच आकृति, और यहां पे इसको एसी सप्लाई दी जाती है और हमारा जो भाग है घूमने वाला उसको रखा जाता है यहाँ, और यहाँ रख करके और यहाँ वाइंडिंग की टेस्टिंग की जाती है। तो ये अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता। अभी तो याद रखो कि यहाँ पे ग्राउलर दो प्रकार के होते हैं, और ये ग्राउलर कौन कौन से हैं, तो भैया एक होता है आंतरिक और एक होता है बाहरी। तो आपको केवल ये याद रखना है क्या, कि आंतरिक जो ग्राउलर होता है ना, एक तो ये बड़े डीसी आर्मेचर, ठीक है, और एसी के स्टेटर, बस। एक तो बड़े डीसी आर्मेचर और एक एसी के स्टेटर की वाइंडिंग का परीक्षण करेंगे। जबकि जो बाहरी ग्राउलर होता है ये छोटे आर्मेचर का परीक्षण करेंगे। तो बाहर छोटे का करते हैं, अंदर बड़े का करते हैं, ऐसे याद रख लो। इंसुलेशन परीक्षण कि भाई इंसुलेशन सही है कि नहीं है, कमजोर है कि मजबूत है, तो इसमें इंसुलेशन परीक्षण मेगर के द्वारा यानी प्रतिरोध माप करके करते हैं कि इंसुलेशन 1 मेगा ओम से कम नहीं होना, यानी 1 मेगा ओम का मतलब है इंसुलेशन का प्रतिरोध हमेशा ज्यादा होना चाहिए। अगला है ध्रुवता परीक्षण।
ध्रुवता का मतलब है एन पोल और एस पोल बन रहा है कि नहीं बन रहा, और बन रहा है तो एन कौन सा है और एस कौन सा है। तो इसमें फील्ड पोलों की ध्रुवता का पता लगाया जाता है। एक होता है संतुलित धारा, यानी कि प्रत्येक कॉइल में बराबर धारा जा रही है या नहीं जा रही, तो इसमें कॉइल धारा का प्रवाह का पता लगाया जाता है। और यहाँ पे अगर आपको ये फॉर्मूले अभी याद हो जाए तो देख लेना भैया, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। तो देखो यहाँ पे प्रति पोल खांचा संख्या, थोड़ी देर पहले भी अपन ने शुरू में भी अपन ने निकाला था प्रति पोल खांचा संख्या। तो देखो प्रति पोल पर खांचा संख्या निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे टोटल खांचों की संख्या ले लो, और निकाल किस पे रहे हो पोल पर, तो यहाँ टोटल पोल की संख्या ले लो। याद करने का ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी भाई, प्रति पोल पर खांचा संख्या निकाल रहे हो तो खांचों की टोटल संख्या, और पोल पर निकाल रहे हो इसलिए पोल की कुल संख्या, बस। अब इसमें क्या कह रहा है प्रति पोल कॉइल संख्या, तो कुछ नहीं करना, खांचा की जगह कॉइल शब्द लिखना है, सेम डिट्टो है। नेक्स्ट है प्रति फेज खांचा संख्या, प्रति पोल खांचा संख्या, ये प्रति पोल है ये प्रति फेज है। तो भैया फेज है यहाँ पे और खांचा संख्या है तो खांचों की कुल संख्या, और भैया यहाँ फेज के ऊपर है तो फेजों की कुल संख्या। यहाँ पोल था इसलिए पोल की संख्या, यहाँ पोल था इसलिए पोल की संख्या, यहाँ फेज है इसलिए फेज की संख्या, यहाँ खांचा था खांचा, यहाँ खांचा है खांचा, दिक्कत नहीं है। अब खांचे की जगह कॉइल, तो एक याद रखो बस, खांचा लिख दो चाहे कॉइल लिख दो, और एक ये याद रखना प्रति पोल प्रति फेज खांचा संख्या। तो खांचा शब्द आ रहा है तो टोटल खांचों की संख्या, भाई ये डबल जोड़ के दे दिया, यानी प्रति फेज भी ले लिया और ऊपर से प्रति पोल भी ले ली एक साथ, तो इसमें खांचा दे रखा है ना, तो टोटल खांचों की संख्या। भाई इसमें अब ले क्या, तो भाई साहब दो दे रखे तो दोनों ही ले लो ना, कहाँ दिक्कत आ रही है, दोनों ले लो, यानी टोटल पोल और टोटल फेज की संख्या दोनों को इंटू कर दो, ये लो। और यहाँ पे क्या है कि यह खांचा था, यहाँ कॉइल लिख दिया बस, और कुछ भी नहीं किया। तो यहाँ पे ये आपका जो वाइंडिंग चैप्टर है ये होता है कंप्लीट, है ना।